हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने खत्म किया था अपने एग्जेम्पशंस। ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिस पर गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेती है, जो एग्जेम्प्ट इनकम है, जिसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, माफ कर दिया है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी इनकम्स हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, नाउ पे अटेंशन प्लीज ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बढ़ने जा रहे हैं अगले पार्ट की तरफ। और ये जो अगला पार्ट है, ये अगर देखा जाए तो आपका 80% जो सिलेबस है ना, वो अगला पार्ट ही है। अगला पार्ट जो हम लोग आज शुरू करने वाले, 80% सिलेबस आपका सीए इंटर का जो इनकम टैक्स का है, वो इसी के बारे में। ठीक है ना, किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं? पे अटेंशन, ध्यान से सुनिएगा सभी। तो अगला पार्ट है आपका कंप्यूटेशन। आप टैक्स कैसे कंप्यूट करोगे? ठीक है, सो टैक्स कंप्यूट करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। मैं यहां पर लिख देता हूं, बहुत सिंपल फॉर्मूला, हाउ टू कंप्यूट टैक्स। लेकिन उस फॉर्मूले को समझने के लिए हमको लगभग 80% टाइम अपना सीए इंटर का उसी में डालना पड़ेगा। हाउ टू कंप्यूट इनकम टैक्स, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखो क्या है। इनकम टैक्स कैसे निकालोगे आप? इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर का टेक्निकल मतलब क्या होता है? अससी इनटू रेट ऑफ टैक्स। आप टैक्स पेयर की टोटल इनकम निकालिए और उसको फिर क्या करिए, आप उसको एक टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कीजिए। बस अपने को पूरे सिलेबस में इन दो चीजों के बारे में ही पढ़ना है, और क्या। एक हमको पढ़ना है टोटल इनकम कैसे निकाली जाती है, एक हमको पढ़ना है टैक्स रेट कैसे निकाला जाता है। ये दो चीज पढ़ लो, बस काफी है। लेकिन ये दो चीज इतने आसान नहीं है, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बहुत लंबा काम है। इतनी आसानी से हमको ये चीजें समझ में नहीं आने वाली, ये समय लगेगा इसमें। ठीक है, वी हैव टू गिव टाइम। हमें इसको समय देना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग देंगे इसको समय, कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें। ठीक है, नाउ टोटल इनकम इनटू रेट ऑफ टैक्स। नाउ अब ये जो रेट ऑफ टैक्स है, मैं इसको फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, इसको हम लोग होल्ड पे रख रहे हैं। इसको हम लोग देखेंगे आफ्टर सम लेक्चर्स, कुछ लेक्चर्स के बाद देखेंगे। अभी हम लोग फिलहाल सिर्फ इंटरेस्टेड है टोटल इनकम। टोटल इनकम में क्या क्या आता है? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है पता है? आप जितनी भी इनकम कमाते हो ना, जितनी भी इनकम कमाते हो, ठीक है, हर एक इंसान अलग अलग जगह से इनकम कमाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने सारे इनकम को 5 इनकम में क्लासिफाई कर दिया है। 5 सेपरेट कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया है, जिसको हम लोग इनकम टैक्स में बोलते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 व्हाट? हेड्स ऑफ इनकम। गवर्नमेंट ने सारी इनकम को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। अभी हमें सबसे पहले वो 5 कैटेगरी देखना पड़ेगा। वो 5 कैटेगरी कौन कौन? सबसे पहली कैटेगरी जो गवर्नमेंट ने बनाया है, वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आप नौकरी करके इनकम कमा रहे हो, वो एक कैटेगरी है, नौकरी वालों के लिए एक कैटेगरी बना दिया। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी से कुछ इनकम कमा रहे हो, कहां से कमा रहे हो? प्रॉपर्टी से कुछ इनकम कमा रहे हो। आपके पास प्रॉपर्टी है, आपने उसको रेंट पे रखा है, वहां से आपको रेंट आ रहा है, वो भी आपकी इनकम है। तीसरा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस कर रहे हो या आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो, सीए हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, ये भी आपकी एक इनकम की सोर्स है। सारी सोर्सेस को गवर्नमेंट ने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। चौथा कैटेगरी, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स क्या होता है सर? कोई चीज आप बेच रहे हो, उस पर आपको गेन हो गया। से फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई घर खरीदा 1 करोड़ का, और फिर बाद कुछ साल बाद उसको आपने 1.5 करोड़ में बेच दिया, 1.5 करोड़ में बेच दिया, तो 50 लाख रुपए का आपको कैपिटल गेन हो गया। तो कोई बड़ी चीज आप खरीदते हो, बेचते हो, तो उसमें आपको कैपिटल गेन्स हो गया। आपने कोई ज्वेलरी खरीदी, जेवर, और फिर उसको बेच दिया, बेचने पर और खरीदने पर आपको गेन हो गया। तो आपने 10 लाख में ज्वेलरी खरीदी थी, आपने 12 लाख में बेच दिया, 2 लाख रुपए का गेन, वो कैपिटल गेन्स है। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने बोला है बस थक गए हम, आखिर में अदर सोर्स। अदर सोर्स के अंदर क्या आएगा? कुछ भी आ जाएगा, जो इन चारों में नहीं आएगा वो अदर सोर्स में आ सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सारी इनकम्स को ये 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। बस ये दिमाग में रखना, ये 5 कैटेगरी है।
अब ये 5 कैटेगरी में आपको 5 अलग किस्म के क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा आपका जो टैक्स पेयर है वो क्या कमा रहा है। जरूरी नहीं है वो पांचों जगह से कमा रहा है। जैसे मैं, सर आप कहाँ से कमाते हो? मैं बिजनेस से कमाता हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस है ये। और सर मेरी एक आध प्रॉपर्टी है, मैं मुझे वहां से रेंट भी आता है। और सर सैलरी से आप कमाते हो? नहीं, सैलरी से मैं नहीं कमाता हूँ, मैं कहीं नौकरी नहीं करता हूँ फिलहाल। ठीक है। और अदर सोर्सेस से, यस अदर सोर्सेस से मुझे बैंक से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ जाता है एक्सेट्रा, वो अदर सोर्सेस में आ जाएगा। जो पहले 4 कैटेगरी में नहीं आता है वो अदर सोर्स। देयरफॉर आपको सबसे पहले सारी इनकम को 5 हेड्स में क्लासिफाई करना है। क्यों सर? क्योंकि हर एक हेड का जो इनकम को कंप्यूट करने का तरीका है वो अलग है। हर एक हेड का अलग है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कंप्यूट करने का तरीका गवर्नमेंट ने अलग दिया है। कंप्यूट कैसे करना है वो गवर्नमेंट बताएगी, वो हम नहीं कर सकते खुद से। गवर्नमेंट बताएगी कि इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये 5 हेड्स ऑफ इनकम को आप सभी लोग को दिमाग में डालना होगा, अच्छे से इसको समझना होगा। ठीक है सर, इनकम टैक्स में ये पांचों हेड्स ऑफ इनकम के बारे में कहाँ लिखा गया है? गवर्नमेंट ने कुछ सेक्शंस के अंदर हर एक के बारे में लिखा है। जैसे सैलरी के बारे में गवर्नमेंट ने सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 के अंदर लिखा है। ओके। और हाउस प्रॉपर्टी के बारे में गवर्नमेंट ने सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 के बीच में लिखा है। और बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए बारे में गवर्नमेंट ने सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 DB के बीच में लिखा है। ये 15-16 सेक्शन सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। कैपिटल गेन्स के बारे में गवर्नमेंट ने सेक्शन 45 से सेक्शन 55A के बीच में लिखा है। ये 10-11 सेक्शंस कैपिटल गेन्स का कंप्यूटेशन कैसे करोगे, कैलकुलेशन कैसे करोगे, उसके बारे में बोला गया है। ठीक है। और सेक्शन 56 से 59 तक गवर्नमेंट ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बारे में बोला है। ठीक है। तो ये अलग अलग सोर्स से आप इनकम कमाते हो। ठीक है। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आप उस हेड में कब आओगे, आप कौन से हेड में कब आओगे। आपको अपनी इनकम का सोर्स पता लगाना होगा यार। आपको अपनी इनकम का, एक नॉर्मल इंसान को आप पूछोगे वो लगा लेगा पता, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। मैं रेंट कमा रहा हूं तो मैं हाउस प्रॉपर्टी में चला जाऊं। मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट्स कमा रहा हूं तो मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन में चला जाऊंगा। मैं नौकरी कर रहा हूं तो मैं सैलरी कमा रहा हूं। मैं ऐसी कुछ भी अदर इनकम कमा रहा हूं, लॉटरी कमा लिया, कभी लॉटरी लग गई, ठीक है, कभी बैंक से इंटरेस्ट आ गया, तो अदर सोर्स कहीं पर दिख नहीं रहा है तो वहां डाल दो। तो ये आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा बेटा। ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। फिलहाल आपका काम क्या है? फिलहाल आपका काम बस इतना है कि इनकम टैक्स में सारी इनकमों को गवर्नमेंट ने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बस इतना दिमाग में रखना है। ओके, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बस इतना दिमाग में रखना है। ठीक है। आई होप एवरीवन इज क्लियर। ये आपकी बुक के अंदर भी लिखा गया है, डोंट वरी, आपकी इजी नोट्स में। यहाँ पर अगर आप आओगे चौथे चैप्टर के पहले पैराग्राफ में ही देखो ये पांचों हेड दिए गए। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 14 के हिसाब से इनकम की क्लासिफिकेशन की है और इनकम को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्स। ठीक है। हाँ, ये सेक्शन नंबर अभी फिलहाल आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, वो हम लोग ओवर द टाइम याद कर लेंगे, चिंता ना करना उसको। ठीक है। अब हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं आज से? बस ये 5 चैप्टर ही आपके सिलेबस का 80% है। आप इंडेक्स में देख सकते हो, ये 5 चैप्टर आपके सिलेबस में है, लाइन से ही आएंगे लगभग पांचों। पहले सैलरी आएगा, फिर हाउस प्रॉपर्टी आएगा, फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिर कैपिटल गेन और फिर अदर सोर्स। आपका 80% सिलेबस ये 5 टॉपिक ही है। बस ये 5 टॉपिक अच्छे से कर लिया, आपका 80% सिलेबस खत्म हो गया। ठीक है। पूरा सीए इंटर इसी पे टिका हुआ है। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? वॉट आर वी गोइंग टू डू टूडे? आज हमारा क्या टारगेट है? आज हमारा टारगेट है हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। आज मतलब आज, कल, परसों, 4-5 दिन, 3-4 दिन तो मिनिमम लग ही जाएंगे। ठीक है। कम से कम 4 दिन तो हम लोग ये करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद करे बगैर हम लोग शुरू करते हैं हमारा यहाँ पर पहला हेड ऑफ इनकम। ओके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
ना यहाँ पर जब हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएंगे, अभी हम लोग सैलरी के बारे में आज बात नहीं कर रहे, हम लोग दूसरी इनकम्स के बारे में आज बात नहीं कर रहे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक इनकम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लिसन केयरफुली, पेशेंस रखना बेटा, आप सब पहली बार पढ़ रहे हो इनकम टैक्स, आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना, मैं सब आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा और रटवा दूंगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब ये कहां पर लिखा गया है? ये लिखा गया है सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 के बीच में। सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 आपका क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ क्या लिखा गया है सर, ये 6 सेक्शनों में क्या लिखा गया है? देखो ये 6 सेक्शनों में क्या लिखा गया है वो जाने दो। सबसे पहले हमेशा याद रखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन में क्या लिखा है। फर्स्ट सेक्शन में क्या लिखा है? फर्स्ट सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 22। फर्स्ट सेक्शन जो है ना, फर्स्ट सेक्शन, ये पांचों हेड्स का पहला सेक्शन, ये पांचों हेड का पहला सेक्शन मतलब इसका पहला सेक्शन मतलब सेक्शन 15, इसका पहला सेक्शन मतलब सेक्शन 22, इसका पहला सेक्शन मतलब सेक्शन 28, इसका पहला सेक्शन मतलब सेक्शन 45 और इसका पहला सेक्शन मतलब सेक्शन 56। ये पांचों हेड के पहले सेक्शन में क्या लिखा है पहले मैं वो आपको बता देता हूं, ठीक है। एक जनरली बता रहा हूं, हर एक हेड के पहले सेक्शन में ये लिखा गया है कि आप उस हेड में कब आओगे, आपको ऐसी क्या कंडीशंस फुलफिल करनी है कि अगर आप वो फुलफिल कर लोगे तो आप उस हेड में आ सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जो हमें फुलफिल करनी है, अगर हम वो कंडीशन फुलफिल कर लेंगे तो हम उस हेड में आ जाएंगे। तो सर मुझे अगर पहले हेड में आना है, जैसे हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग पहले शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सर मुझे इस हेड में आना है तो मुझे क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, वो आपको सेक्शन 22 पढ़ना पड़ेगा, उससे पता चलेगा, ठीक है। सेक्शन 22 में टोटल 3 कंडीशन दी गई है। अगर आप वो 3 कंडीशन फुलफिल कर लेते हो तो आप बोल सकते हो आपकी जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। और एक बार आपको ये पता चल गया कि आपकी जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, उसके बाद आप इस चैप्टर के हिसाब से अपना क्या करोगे? कंप्यूटेशन करोगे, इनकम को निकालोगे कि कितनी इनकम है, कैसे टैक्स निकालना है, एक्सेट्रा। वो सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। पहले ये तो प्रूव कर लो कि भाई आपकी इनकम सैलरी है या हाउस प्रॉपर्टी है या बिजनेस से आ रही है या प्रोफेशन से आ रही है या कैपिटल गेन्स वाली इनकम है या अदर सोर्स वाली इनकम है जो बैलेंसिंग फिगर है आखिर में। पहले ये पता लगाना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 22 क्या बताएगा आपको? सेक्शन 22 आपको बताएगा चार्जिंग, ये चार्जिंग सेक्शन है। इसको हम चार्जिंग सेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपको बताता है कि कब आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होगी, ऐसे क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करने हैं कि आप कह सकते हो कि इनकम आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। तो गवर्नमेंट ने टोटल कितनी कंडीशंस दी है? यहां पर गवर्नमेंट ने टोटल यहां पर 3 कंडीशंस दी है, 3 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। सर 3 कंडीशंस कौन सी है? मैं तीनों के बारे में एक एक करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक में आओगे इजी नोट्स में, सेक्शन 22 बेसिस ऑफ चार्ज और चार्जिंग सेक्शन, इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला कंडीशन, द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयरटू। अब इसका मतलब समझाता हूं, ठीक है। आपके पास या तो बिल्डिंग होनी चाहिए या तो उससे अपर टेनेंट लैंड। उससे अपर टेनेंट लैंड का मतलब क्या होता है? सुनो, कंडीशन नंबर 1 का मतलब क्या है? कंडीशन नंबर 1 का मतलब यह है कि आपके पास क्या होनी चाहिए? आपके पास बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्डिंग किसको बोलते हैं? बिल्डिंग इसको बोलते हैं, जमीन है उसके ऊपर कुछ है, वो बिल्डिंग है। या आपके पास बिल्डिंग होनी चाहिए या लैंड अपर टेनेंट देयर टू। लैंड अपर टेनेंट देयर टू मतलब बिल्डिंग से चिपकी हुई लैंड, बिल्डिंग से चिपकी हुई लैंड, बिल्डिंग को लगी हुई लैंड, उसे बोला जाता है लैंड अपर टेनेंट देयर टू। मिसाल के तौर पे, ठीक है, सपोज मेरे पास ये बिल्डिंग है, ठीक है, क्या यह हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा? द आंसर इज यस, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है सबसे पहले आपका क्या हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? द असेसी शुड कंसिस्ट, द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ अ बिल्डिंग। यस, बिल्डिंग तो आ ही जाएगा, ठीक है, ये तो आ ही जाएगा। अच्छा, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के साथ साथ इससे लगी हुई लैंड है। अब ये दोनों आप भाड़े पर दे रहे हो, आप रेंट पर दे रहे हो, क्या क्या ये लैंड भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा? द आंसर इज यस, क्योंकि ये बिल्डिंग को लगी हुई लैंड है तो वो भी कवर हो, वो भी हाउस प्रॉपर्टी में ही मानी जाती है। तीसरी, आपके पास सिर्फ लैंड है, सिर्फ क्या है? सिर्फ लैंड, ओनली लैंड। आपके पास ओनली लैंड है, आप ये रेंट पे चढ़ा, आपके पास सिर्फ लैंड है, आप ये रेंट पे दे रहे हो,
क्या ये हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? ये नहीं आएगा, बिकॉज लॉ क्या बोलता है, या तो आप बिल्डिंग है तो आ रहा है, या तो बिल्डिंग को लगी हुई लैंड है, लगी हुई लैंड होनी चाहिए तो आ रही है, बस ये दो ही चीज आएगी। अगर आप वेकेंट लैंड, एम्प्टी लैंड को रेंट पर देते हो तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि एम्प्टी जमीन को आप हाउस नहीं कह सकते हो। एम्प्टी जमीन को आप हाउस नहीं कह सकते हो ना, हाउस तो नहीं है वो कोई बंद जगह तो नहीं। हाउस मतलब बंद होना चाहिए ना ऊपर से, अरे छत तो होनी चाहिए ना हाउस के अंदर, बिना छत वाला घर कैसे चलेगा भाई। देयरफॉर ये चीज दिमाग में रखना सब लोग, ठीक है, कि यहां पर क्या कवर होता है, ये मत भूलना सभी लोग। पे अटेंशन प्लीज ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर से सुन लो क्या क्या आएगा। अगर मेरे पास एक बिल्डिंग है, ये मैं रेंट पर दे रहा हूं, क्या ये आएगा? द आंसर इज यस। अगर मेरे पास एक बिल्डिंग है, साथ साथ में उसको लगी हुई लैंड है, होती है ना बिल्डिंग के साथ लैंड है तो साथ में ही दोगे ना, अभी लैंड थोड़ी छोड़ दोगे। ये थोड़ी बोलोगे बिल्डिंग ले लो रेंट पे, लैंड लैंड मत लो। अरे तो उसको लगी हुई लैंड है ना, तो वो भी चल जाएगा, वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। लेकिन थर्ड केस, अगर आपके पास सिर्फ लैंड है, ओनली लैंड, वेकेंट लैंड, ओके, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर नहीं आएगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर, ओके। ये आपका पहला कंडीशन है, आपके पास बिल्डिंग होना चाहिए या तो उसको लगी हुई लैंड, लैंड अपर टेनेंट मतलब उसको लगी हुई। कंडीशन नंबर 2, assessee should be the, assessee मींस कौन? टैक्स पेयर, शुड बी दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, आपको उसका क्या बनना पड़ेगा? मालिक। प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी, तो आप उसके ओनर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी से प्रॉपर्टी रेंट पे लिया और फिर आप किसी को सबलेट कर देते हो, बहुत से लोग होते हैं ना, रेंट पे प्रॉपर्टी लिया फिर दूसरे को दे दिया, ठीक है, से मैंने 10,000 रेंट पे लिया और किसी को 12,000 रेंट पे प्रॉपर्टी दे दिया। मैं आपसे तो 10,000 रेंट पे प्रॉपर्टी ले रहा हूं, लेकिन मैं किसी और को सबलेट कर देता हूं 12,000 रुपए में, तो उस केस में मैं ओनर नहीं हूं, मैं तो सिर्फ सबलेट कर रहा हूं, ओनर तो सामने वाला है जो मुझे दे रहा है। तो मेरी इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आ सकती है, क्योंकि कंडीशन क्या है? अस्सी का ओनर होना जरूरी है। तो वैसे केस में क्या होगा, बाद में बात करेंगे उस पर, वो आगे है, उस पर कैटेगरी आने वाली है सब। लेकिन अभी सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं, आपको उस जगह का ओनर होना जरूरी है, उस बिल्डिंग का ओनर होना जरूरी है, या उस बिल्डिंग को लगी हुई जो लैंड है, जो आप बिल्डिंग के साथ रेंट पर दे रहे हो, उसका आपको ओनर होना जरूरी है। अगर आप ओनर नहीं हो तो आपको यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जगह नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तीसरा और आखिरी कंडीशन, पहले ये तीनों कंडीशन पे हम लोग बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, इसको अच्छे से हम लोग रट्टा मारेंगे पूरा, ठीक है। तीसरा और आखिरी कंडीशन, सच प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो मैं अगर अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, अपने प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा हूं, तो फिर वो यहां पर नहीं कवर होगी, सीधी बात है। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, वहां मैं लेक्चर्स लेता हूँ, क्लास लेता हूँ, ऑफिस का काम करता हूँ, तो फिर उस पर थोड़ी मैं टैक्स भरूंगा यार। क्यों? क्योंकि उसमें तो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं उस पर अपना टैक्स क्यों भरूंगा भाई, वो तो मैं बिजनेस कर रहा हूं। देयरफॉर अगर आपके पास खुद की प्रॉपर्टी है और वो आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, उसमें अपने क्लास बना के रखे हो, उसमें आपने ऑफिस बना के रखे हो, वेयर हाउस बना के रखे हो, तो आप ही की है भाई, वो तो आप ही यूज कर रहे हो, तो उस पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वो चीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं कवर होगी। ये तीन कंडीशंस को आप बैठ के अच्छे से रट्टा मारो, बाय हार्ट करो। कब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आओगे, मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, ठीक है। आपको अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, तो आपको तीन कंडीशंस फुलफिल करना है। ये तीन कंडीशंस फुलफिल करो, आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ ही जाओगे, ठीक है। कंडीशन नंबर 1, पेशेंस रखना, बहुत पेशेंस वाला सब्जेक्ट है, समय लगता है समझने में, पहली बार पढ़ रहे हो। प्रैक्टिकल लाइफ में तो इनकम टैक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम के लिए फिर भी आसान है। सबसे पहला कंडीशन, फर्स्ट, आपके पास क्या होना चाहिए? बिल्डिंग या लैंड अपर्टेनेंट टू बिल्डिंग, ओके। दूसरी चीज, आप उस बिल्डिंग के क्या होने चाहिए? बिल्डिंग और लैंड के क्या होने चाहिए? आप
आप उसके ओनर होने चाहिए। अगर आपने उसको सबलेट किया है तो आप यहां पर नहीं आ सकते हो। आपने किसी से रेंट पर लेकर किसी और को रेंट पे दे दिया है तो आप हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आ सकते हो, क्योंकि ओनर होना जरूरी है। कंडीशन तो सबलेट करोगे और इनकम कमाओगे तो कहां जाएगा? वो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वी विल डू लेटर, डोंट वरी। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी, थर्ड कंडीशन क्या है? यू शुड नॉट यूज फॉर व्हाट? ओन बिजनेस और प्रोफेशन। आप अपने खुद के बिजनेस और खुद के प्रोफेशन के लिए उस प्रॉपर्टी को नहीं यूज कर रहे हो, आप उसको लेट आउट कर रहे हो, आप उसको भाड़े पर दे रहे हो किसी को, तो वो यहां पर आएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, एक बार आपको पता चल गया कि आप ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ऑफिस है या मेरे पास कुछ घर है, ठीक है। एक घर में जिसमें मैं रहता हूं छोड़ दो उसको, उसके अलावा और बहुत सारे घर है फॉर एग्जाम्पल। तो क्या वो बिल्डिंग है? हाँ है, कंडीशन नंबर 1 फुलफिल। क्या मैं उसका ओनर हूं? हाँ हूं, कंडीशन नंबर 2 फुलफिल। क्या वो बिल्डिंग और ऑफिस क्या मैं अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं? नहीं यूज कर रहा हूं, कंडीशन नंबर 3 फुलफिल। तो क्या मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाऊंगा? आ जाओगे। तो जैसे ही आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ गए, मतलब ये तीन कंडीशन फुलफिल कर लिया तो आ गए, एज सिंपल एज दैट। और अगर ये तीन कंडीशन नहीं फुलफिल किया तो नहीं आओगे। ये तीन कंडीशन फुलफिल कर लिया तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ गए। आग बंद करके बोलो आप आ गए। और एक बार आप आ गए तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अगला स्टेप, आपको अपनी इनकम को क्या करना पड़ेगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को अब बैठ कर क्या करना पड़ेगा? कंप्यूट करना पड़ेगा। कंप्यूट कंप्यूट कंप्यूट, बस यही अपना सबसे मेन पार्ट है पूरे चैप्टर के अंदर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को हम कंप्यूट कैसे करेंगे? कैसे कंप्यूट करेंगे? हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? क्या जो मंथली रेंट मुझे आ रहा है, से मुझे 25,000 रुपए का मंथली रेंट आ रहा है, एक प्रॉपर्टी है मैंने लेट आउट किया, उसपे 25,000 रुपए का रेंट आ रहा है, ठीक है। तो क्या वो जो 25,000 रुपए का रेंट आ रहा है बस वही है मेरी इनकम? 25,000 इंटू 12, 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया आपकी इनकम है, टैक्स भरिए, मैटर क्लोज कीजिए। क्या इतना आसान है इनकम टैक्स? कि जो आपको रेंट आ रहा है बस वही आपकी इनकम है, मल्टीप्लाई कर लीजिए उसको टैक्स से। सपोज टैक्स है 10%, 5%, 20%, जितना भी टैक्स है वो हमें पता नहीं है अभी टैक्स रेट्स। बस इतना आसान लग रहा है आपको? इतना आसान भी नहीं है बेटा, आसान है बस इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर कंप्यूटेशन का मैकेनिज्म दिया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कंप्यूटेशन का मैकेनिज्म दिया है कि कैसे आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कंप्यूट करोगे। कंप्यूट कैसे करोगे? थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। एक दो लेक्चर तक आपको जाएगा, आज का लेक्चर और कल का लेक्चर जाएगा चीजों को समझने में कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट कैसे की जाती है। और एक बार ये समझ में आ जाएगा आप धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और इंस्टीट्यूट के मटेरियल के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे क्लास के अंदर ही, डोंट वरी। ये जस्ट ये है कि मैं क्वेश्चन बैंक थोड़ा आखिर में ही दूंगा आपको, ठीक है, ताकि मैं उसमें और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते रहते हैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल में वो कवर कर दूंगा। नाउ पे अटेंशन प्लीज। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कंप्यूट करोगे? कैसे कंप्यूट करोगे? सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ने हाउस प्रॉपर्टी की बहुत सारी टाइप्स बताई है, ठीक है। इनकम टैक्स की नजर में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। 3, सुन लो अच्छे से। एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसको बोला जाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो हाउस प्रॉपर्टी जिसमें आप रहते हो, ठीक है। आपके पास एक घर है, उसमें आप रहते हो, या आपके फैमिली मेंबर रहते हैं, आप रहने के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी या लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, जो भी बोलना है बोलो। लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होता है? ये आपकी वो प्रॉपर्टी है जो आप क्या कर रहे हो? लेट आउट कर रहे हो, आप किसी को भाड़े पर दे रहे हो, उससे आपको रेंट आ रहा है हर महीने, वो लेट आउट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, ये दो प्रॉपर्टी के अलावा, अच्छा दुनिया में यही दो कैटेगरी हो सकती है ना सर? या तो मैं किसी प्रॉपर्टी में रहता हूं या तो मैं उस प्रॉपर्टी को लेट आउट करता हूं। सर तीसरी क्या कैटेगरी हो सकती है? तीसरी बड़ी ही अजीब कैटेगरी है, बड़ी ही अजीब कैटेगरी, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी को समझने के लिए हमको कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है।
देखो तीसरी कैटेगरी को समझने के लिए, ये तीसरी कैटेगरी को समझने के लिए मैं कुछ आपको एग्जांपल दूं। सपोज यहां पर एक मिस्टर ए है, ठीक है, उसके पास 10 प्रॉपर्टी है। कितनी? 10। जिसमें से वो दो प्रॉपर्टी के अंदर क्या करता है? रहता है, ही रिसाइड। फिर भी 8 प्रॉपर्टी बच गई। बची क्या नहीं बची? 8 प्रॉपर्टी फिर भी बची ना। अब जब गवर्नमेंट बोलती है इस पर क्या दो? टैक्स दो, टैक्स दो आपकी 8 प्रॉपर्टी पे, तो वो क्या बोलता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी एम्प्टी है। क्या है? एम्प्टी पड़ी हुई है, कोई नहीं है यहां पर, खाली पड़ी हुई है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी एकदम एम्प्टी पड़ी है, यहां पर तो कुछ है ही नहीं, मैंने किसी को लेट आउट ही नहीं किया, तो मैं टैक्स किस बात का दूं? अब एक्चुअल में वो एम्प्टी नहीं है, एक्चुअल में वो क्या करता है? वो उसको लेट आउट करता है, और वो जो टेनेंट है ना, उससे जो रेंट है ना, रेंट वो कैश में ले लेता है। कैसे ले लेता है? कैश में ले लेता है, वो कैश में ले लेता है। देखो ना, आप कॉमन सेंस से सोचो, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, वो आप लेट आउट करते हो और रेंट कैश में ले लेते हो, अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा वो चीज? बहुत मुश्किल हो जाएगा ना गवर्नमेंट के लिए। तो अरे गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है क्या नहीं है ये चीज, कि भाई आप लेट आउट कर रहे हो, और लेट आउट करने के बाद आप लेट आउट कर रहे हो भी कि नहीं भी कर रहे हो, वो भी कहां? गली कूचे, एक एक, अरे देश में करोड़ों घर है, तो गवर्नमेंट क्या एक एक घर में जाकर चेक करती बैठेगी कौन लेट आउट कर रहा है, कौन नहीं लेट आउट कर रहा है? कैसे? और स्पेशली जब आप पैसा रेंट पूरा का पूरा कैश में ले लेते हो, और गवर्नमेंट को क्या बोलते हो? भाई हमने तो लेट आउट किया ही नहीं है, हमने तो कोई लेट आउट नहीं किया है, तो कैसे पता चलेगा भाई? तुम इमेजिन करो, सिर्फ इमेजिन करो ये चीज। हाँ, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको लेट आउट कर रहे हो, और कैश में नहीं बल्कि अकाउंट में पैसा ले रहे हो, बैंक में पैसा ले रहे हो, ऑनलाइन पैसा मंगवा रहे हो, तो उसका रिकॉर्ड बन आ जाता है, तो वो चीज रिकॉर्ड में आ गई, तो वहां आप फंस जाओगे। लेकिन बात वहां नहीं आ रही है, बात यहां आ रही है कि मैंने अगर प्रॉपर्टी लेट आउट किया और रेंट मैंने रोकड़े में लिया, कैश, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चले? तो टैक्स पेयर क्या बोलता है पता है? टैक्स पेयर बोलता है भाई सुनो, मेरे पास तो कोई पैसा आया नहीं, मेरी प्रॉपर्टी तो खाली पड़ी है। जबकि खाली नहीं है, वो दे रहा है उसको रेंट पर, और रेंट भी ले रहा है रोकड़े में, कैश में, गवर्नमेंट को नहीं पता चल पा रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, देखो हम भी तुम्हारे बाप है। गवर्नमेंट ने क्या बोला पता है? कि आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अलाउड है। ओके, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अलाउड है, वो आप उसमें रहो नहीं रहो, जो करना है करो। उसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी होगी, सपोज टोटल मेरे पास 10 प्रॉपर्टी है, कितनी? 10। तो गवर्नमेंट बोलती है दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप क्लेम कर सकते हो। आप बोल सकते हो चलो दो में मैं रहता हूं, तो मैं उसका क्यों टैक्स दूं? जिस घर में मैं रहता हूं उसका टैक्स क्यों दूं? चलो ठीक है। उसके अलावा से फॉर एग्जाम्पल बची हुई 8 प्रॉपर्टी जो है आपकी, आप बोलते हो ये एम्प्टी है, एम्प्टी है, एम्प्टी है, एम्प्टी है, मैंने तो रेंट पे दिया ही नहीं, दिया ही नहीं, दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। आप ये गाना गा रहे हो, ये रोना रो रहे हो, ये बची हुई 8 प्रॉपर्टी तो एम्प्टी है, एम्प्टी है, ये तो मैंने दिया ही नहीं है। हाँ, अगर आप बची हुई 8 प्रॉपर्टी कहते हो कि मैंने तो लेट आउट किया है, उससे मुझे रेंट आ रहा है, तो फिर वो लेट आउट प्रॉपर्टी हो जाएगी, उस पर फिर आप टैक्स भरिए। अब कैसे कंप्यूट करना है वो देख लेंगे हम लोग थोड़ी देर में। लेकिन अगर बची हुई 8 प्रॉपर्टी आप कहते हो कि नहीं नहीं ये तो एम्प्टी है, ये तो खाली पड़ी हुई है, इधर तो कोई आता ही नहीं है, ये तो खाली है, ये तो एम्प्टी है, अगर आप ऐसा रोना रोते हो, ऐसा गाना गाते हो, तो फिर गवर्नमेंट बोलती है हम इसको थर्ड कैटेगरी में डालेंगे, और इसको गवर्नमेंट ने नाम दिया है डीम्ड टू बी लेट आउट। डीम्ड टू बी लेट आउट, डीम्ड टू बी लेट आउट, हम लोग इसको डीएलओपी बोलेंगे आज के बाद। सर डीम टू बी लेट आउट मतलब क्या सर? गवर्नमेंट बोलती है हम ये डीम करते हैं कि आपने उसको लेट आउट कर दिया है, खत्म हो गई बात। गवर्नमेंट बोलती है कि हम ये समझते हैं कि आप बेवकूफ नहीं हो, हम ये समझते हैं कि अगर आपके पास 8 प्रॉपर्टी है, 10 प्रॉपर्टी है, तो चलो दो में आप रहते हो, लेकिन बची हुई 8 प्रॉपर्टी आप बेवकूफ नहीं हो कि आप एम्प्टी रखोगे। आप हमको बेवकूफ मत बनाओ, एम्प्टी 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 है बोलकर। आपकी प्रॉपर्टी एम्प्टी भी है ना, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? डीम्ड टू बी लेट आउट। आपको उस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। सर तो मेरे पास 10 प्रॉपर्टी है और मैंने मतलब सही में मैंने नहीं दिया, तो मैंने नहीं लेट आउट किया और खाली पड़ी है, तो डीम टू बी लेट आउट।
खाली मत रखिए, उसको लेट आउट कीजिए, उससे पैसा कमाइए, टैक्स देना है आपको। तो ये तो बहुत भयंकर प्रोविजन है, बहुत भयंकर है। ये चीज को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है पहले शुरुआत में ही। आगे जाकर हम इस पे वापस से बात नहीं कर पाएंगे, शुरुआत में इसको पक्का कर लेंगे आज। सर ये क्या बात हो गई, सर ये क्या बात हो गई, मैं आपको बता रहा हूं सुनो। आपके पास 15 प्रॉपर्टी है, कितनी? 15। उसमें से 2 प्रॉपर्टी आप एसओपी ले लो, गवर्नमेंट 2 अलाउ करती है, 2 पे कुछ नहीं बोलेगी आपको, ठीक है। उसके भी कुछ क्राइटेरियाज कंडीशन है, बाद में बताता हूं मैं, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, ठीक है। अभी मैं अंदर नहीं घुस रहा, अभी मैं सब प्रॉपर्टीज के अंदर जाऊंगा एक एक करके, उसके अंदर में जाऊंगा थोड़ी देर। 2 प्रॉपर्टी एसओपी है, चलो ठीक है। सर बच गई और 13 प्रॉपर्टी, 13 प्रॉपर्टी का स्टेटस बताइए क्या है? एमटी है, गवर्नमेंट बोल रही है 13 प्रॉपर्टी का स्टेटस बताइए, क्या किया आपने पूरे साल? एमटी है, एमटी है तो डीएलओपी, वो 13 प्रॉपर्टी पे आपको इनकम कंप्यूट करके टैक्स भरना पड़ेगा। अच्छा एमटी नहीं है, आपने 13 की 13 प्रॉपर्टी लेट आउट की है, हाँ 13 प्रॉपर्टी अगर लेट आउट की है तो फिर वो माना जाएगा एलओपी, तो फिर उस पर एलओपी के हिसाब से टैक्स भरिए, सबका कंप्यूटेशन मैकेनिज्म अलग है। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। देखो 2 प्रॉपर्टी छोड़ दो, उसके बाद बाकी सब पे आपको भरना है। 2 प्रॉपर्टी छोड़ के बाकी सब पे टैक्स भरना है झकमरा के हमको, और 2 जो छोड़ना है उसके भी कंडीशन है। उसमें क्या कंडीशन है पता है? पूरे साल एसओपी होना चाहिए, आधे साल नहीं चलेगा। आधे साल आप रह रहे हो, आधे साल भाड़े पे चढ़ा रहे हो, तो वो एसओपी नहीं माना जाएगा फिर, ठीक है। तो फिर उस पर भी टैक्स भरना पड़ेगा आधे साल के रेंट पर। 6 महीना आप रह रहे हो, 6 महीना उसी घर को आप रेंट पे दे रहे हो, तो फिर 6 महीने का टैक्स आपको भरना पड़ेगा, वो रेंट पे दिया है आपने उसको, ठीक है। वो अब एसओपी नहीं रहा आपका, पूरे साल एसओपी होना चाहिए तो ही माफी मिलेगी आपको। तो ये चीज सबसे पहले समझना आपको बहुत जरूरी है, कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी। मैं एक बार फिर से आपको बोलता हूं, ये आपके दिमाग में जब तक नहीं जाएगा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा बेटा। प्रॉपर्टीज की क्या कैटेगरी है, ठीक है। सर एक बार फिर से हमको बता दो, मैं बता रहा हूं, ठीक है। आपके पास 20 प्रॉपर्टी है, आप अपने आप से स्टेटस पूछिए अपने आप से। 2 प्रॉपर्टी आप एसओपी ले सकते हो, लेकिन सही में उसमें रहना चाहिए। पता चल रहा है वो 2 प्रॉपर्टी भी आप रेंट पे दे रहे हो, तो फिर टैक्स भरिए, आपको रहना पड़ेगा, यू हैव टू रिसाइड, वो भी क्या फुल ईयर, पूरे साल एसओपी होना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, पूरे साल एसओपी होना पड़ेगा, ठीक है। बच गई 18 प्रॉपर्टी, 18 में से सर हम लोग ने 5 तो लेट आउट कर दिया है सर, उससे रेंट आ रहा है, तो 5 5 प्रॉपर्टी एलओपी, तो टोटल कितनी हो गई? 5 + 2 7। अब बच गई 13 प्रॉपर्टी, 13 प्रॉपर्टी है सर, एमटी है सर। अच्छा हमको बेवकूफ बनाओगे, एमटी है 13 प्रॉपर्टी डीएलओपी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो हम लोग यहां पर एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई विच कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी, ओके। तो मैं यहां 3 कॉलम बना रहा हूं, एक एलओपी, सबसे पहले एक एसओपी, उसके बाद एक एलओपी, और उसके बाद एक डीएलओपी, ठीक है। वेट करना, कुछ लिखना मत। अब टोटल प्रॉपर्टी, पॉइंट नंबर 1, आपके पास 10 प्रॉपर्टी है, ओके। तो 2 एसओपी, इफ एसओपी फॉर व्हाट? एंटायर ईयर, ओके। 3 एक्चुअल लेट आउट, 5 will be what? Deemed to be let out. एग्जाम्पल नंबर 2, आपके पास 10 प्रॉपर्टी है, उसमें से आपने 9 प्रॉपर्टी लेट आउट की है, कितनी? 9 एक्चुअली लेट आउट की है, तो फिर 9 पे रेंट टैक्स भरना पड़ेगा, फिर 2 एसओपी नहीं मान सकते। जब आप खुद बोल रहे हो 10 में से मैं सिर्फ एक ही में रहता हूं, तो आपका एसओपी फिर एक ही होगा, यस और नो बेटा? फिर एसओपी तो एक ही होगा ना आपका, कि आप तो खुद ही बोल रहे हो कि भाई 10 में से 9 प्रॉपर्टी तो मैं खुद ही लेट आउट करूं, ओके। थर्ड केस, आपके पास 10 प्रॉपर्टी है,
ठीक है, 10 प्रॉपर्टी है, 10 के 10 लेट आउट, 10 के 10 व्हाट लेट आउट। अरे 10 के 10 लेट आउट है तो आप रहते किधर हो? मैं खुद एक भाड़े के घर में रहता हूं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मेरे पास 10 प्रॉपर्टी है, 10 के 10 लेट आउट, और मैं खुद एक 11वें घर में रहता हूं, वो खुद भाड़े का घर है, वो मेरा घर नहीं है, तो एसओपी 0 होगा। डीएलओपी का तो सवाल ही नहीं उठ रहा है, जब 10 के 10 घर आप क्या कह रहे हो, आप एक्चुअली लेट आउट कर रहे हो। इज इट क्लियर? तो आपको एक्चुअली रहना पड़ेगा, अगर 2 घर का एग्जाम्पशन चाहिए, 2 घर पे हम आप पे टैक्स नहीं लेंगे, आप लेकिन रहो उसमें पूरे साल। आप वो 2 घर यूज कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए या खुद के लिए, रहने के लिए, लेट आउट के लिए नहीं, ठीक है। चौथा पॉइंट, आपके पास 10 घर है, 2 आप एसओपी ले लो, ठीक है, 2 पे नो टैक्स, और आपका एक ही लेट आउट है। कितना? एक ही लेट आउट है, तो टोटल कितने हो गए? 3 घर हो गए। अब फिर भी 7 घर बच गए। अब टोटल 10 घर का स्टेटस क्या है? 2 घर में आप रहते हो, एक लेट आउट किया है, अभी 7 घर कर क्या रहे हो? खाली रख के, खाली रख के क्या करे? खाली पड़ा है, खाली पड़ा, डीम टू बी लेट आउट, 7 हाउस डीम टू बी लेट आउट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? ठीक है, इसका फोटो ले लो या इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो बेटा, फोटो वोटो लेने के चक्कर में मत जाओ, 5 मिनट में इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आराम से पेशेंस से काम करो, लिख के करोगे तो चीजें याद रह जाएगी, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ना अब हमको इन सब प्रॉपर्टीज का कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका और इसका कंप्यूटेशन इन दोनों का सेम ही होता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क। इसका कंप्यूटेशन बहुत ही सिंपल होता है, वो आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। मैं सबसे पहले आपको एलओपी का कंप्यूटेशन, अगर आप कोई प्रॉपर्टी सही में लेट आउट कर, ठीक है, देखो एलओपी का मतलब जो प्रॉपर्टी आप सही में लेट आउट कर रहे हैं, आप कंप्यूटेशन कैसे करो, ठीक है, कि कितने अमाउंट पे टैक्स लगने वाला। डीएलओपी मतलब जो प्रॉपर्टी आप एम्प्टी रखते हो और उसमें रह भी नहीं रहे हो, तो एम्प्टी है और रह भी नहीं रहे हो, वो डीएलओपी। और एसओपी मतलब जिसमें आप रह रहे हो, जो प्रॉपर्टी आपको माफ। सबसे पहले मैं एलओपी की बात करूँ, कंप्यूटेशन कैसे करूँ, कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, एलओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी। तो पूरा फॉर्मेट अच्छे से देखते हैं। गवर्नमेंट बोलती है सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब क्या, सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब होता है जो भी रेंट आपको मिला है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी वेराइटी जो मैं बता रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं बोला है, जो रेंट आपको मिला है पूरे साल से, आपका मंथली रेंट है 25,000, 25,000 इंटू 12 विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। उसमें से आप एक चीज निकालिए सबसे पहले, क्या चीज, म्युनिसिपल टैक्स पेड। अगर कोई म्युनिसिपल टैक्स भरा है तो वो लेस कर, ठीक है, ठीक है सर, लेस कर दिया। वो लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। क्या बोलेंगे, नेट एनुअल वैल्यू। क्या कहेंगे हम लोग, नेट एनुअल। तो ग्रॉस से नेट तक पहुंचने के लिए एक चीज आपको लेस करना है, वो है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। पेड, पेड आपको पे करना है, ठीक है? आपको किसको मतलब, पेड किसको करना पड़ेगा, पेड बाय होम, बाय होम। तो टैक्स आपको नेट एनुअल वैल्यू के बाद गवर्नमेंट आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। स्टैंडर्ड मतलब फिक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ हाउ मच, 30%। गवर्नमेंट आपको 30% का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। सर ये क्या होता है, ये आप मतलब सपोज आपका रेंट है 3 लाख रुपए, ठीक है बेटा, और से म्युनिसिपल टैक्सेस है से आपके 10,000 रुपए, ठीक है, तो ये आप क्या हो गया, 2,90,000, 2,90,000। तो अब यहां से गवर्नमेंट आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देगी। कितना डिडक्शन, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना सर, 30% इसमें से लेस कर दीजिए। अब इसका अगर मैं 30% लेता हूं तो 2,90,000 का 30% कितना आएगा, मैं कंप्यूट कर लेता हूं, ठीक है, 87,000 रुपीज यहां से निकल जाएगा आसानी से। आपको उतना गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे रही है, क्यों दे रही है, कैसे दे रही है, वो सब बताता हूँ मैं, रीजन बताता हूँ, हर एक पॉइंट का आपको कारण बताऊंगा। ये बच गया 2,03,000, ठीक है। बस एक आखिरी चीज, हो सकता है इस प्रॉपर्टी के लिए आपने कुछ लोन लिया है। क्या लिया है, लोन। हो सकता है ना, ये प्रॉपर्टी जो आप रेंट पर दे रहे हो उसके लिए आपने लोन लिया है, तो उसके ऊपर अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है, क्या पे किया है, इंटरेस्ट ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो भी लेस कर दीजिए अगर है तो, अगर है तो, ठीक है, से कुछ अमाउंट है वो। उसके बाद जो इनकम बचेगी वो बन जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम व्हाट, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये फॉर्मेट को एक बार आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, मैं तो इसके बारे में बोलता रहूंगा, लेकिन एक बार आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो बहुत सिंपल है, जो रेंट मिला, हम लोग किसका कंप्यूटेशन पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन, ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी। तीन कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी है ना, हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जो प्रॉपर्टी आपके पास है और आप सही में उसको लेट आउट कर रहे हो, सही में उससे रेंट कमा रहे हो, सही में कमा रहे हो, तो लेट आउट प्रॉपर्टी, ओके। तो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में क्या आएगा, जो आपका एक्चुअल रेंट है। अब ज्यादा डिटेल में उस पर हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में क्या क्या आता है, ठीक है।
उसके बाद अगर आपने म्युनिसिपल टैक्सेस भरा है, क्योंकि प्रॉपर्टी पे बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, वो लेस कर दीजिए। उस पर भी हम लोग बात करेंगे, हर एक पॉइंट पे यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन है बेटा। अगर आप यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे डिस्कशन है, देख सकते हो। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस पे डिस्कशन है, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन पे डिस्कशन है, उसके बाद इंटरेस्ट पे, हर एक आइटम पे डिस्कशन है। हमको सब पे बात करना है डिटेल में, अच्छे से पूरा रट्टा मार के। उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। एक बार नेट एनुअल वैल्यू आ गया, उसमें से आप क्या लेस करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेस करोगे, 30% फ्लैट। गवर्नमेंट एक आपको एक बेनिफिट दे रही है, 30% आप फ्लैट लेस कर दीजिए, ठीक है। अब क्यों दे रही है वो भी मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रॉपर्टी लोन, अगर आपने इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोन लिया है तो उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो तो आपको इंटरेस्ट भी लेस करना है, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा यहाँ पर अमाउंट, वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, और उस पर आपको टैक्स भरना है। तो ये कंप्यूटेशन करना हमारे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमको बैठ के इस तरीके से कंप्यूट करना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर। अब जो डीएलओपी का कैलकुलेशन है ना, डीएलओपी, डीएलओपी डीएलओपी का मतलब क्या होता है सर, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो एम्प्टी पड़ी हुई है और आप क्या बोलते हो कि ये तो कुछ लेट आउट नहीं हुई है, एम्प्टी पड़ी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसको क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है दो प्रॉपर्टी हम मानते हैं कि चलो आप रहने के लिए यूज करते हो, आपके पास 10 प्रॉपर्टी, आप ये बोलोगे 10 के 10 में मैं रहता हूँ, तो फिर नहीं चलेगा। आपकी दो प्रॉपर्टी एसओपी, दो के ऊपर, वो भी अगर पूरे साल रहते हो तो एसओपी है, तो वो भी एसओपी नहीं। और दो के ऊपर की प्रॉपर्टी का हम क्या मानेंगे, डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट का कैलकुलेशन भी लगभग ऐसा ही है, सेम। सबसे पहले आप रेंट लिख लीजिए। सर रेंट क्या लिखूंगा, जब मुझे कुछ मिला ही नहीं है, तो वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। कितना रेंट, जब कुछ मिला ही नहीं है तो रेंट क्या लिखूंगा वो मैं बताता हूँ। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस लेस कर दीजिए, आपको नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन लेस कीजिए, ये सब करने के बाद आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, आप उस पर टैक्स भर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटेशन ऑफ डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी और एलओपी दोनों का सेम ही है, ठीक है। हाँ, अब मैं कंप्यूटेशन आपको बताता हूँ एसओपी का। एसओपी का बहुत प्यारा कंप्यूटेशन, जो दो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट आपको बोल रही है ना, दो प्रॉपर्टी हम एग्जाम करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ एसओपी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो दो प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो, मैक्सिमम दो, वो भी रह रहे हो तो पता चल रहा है दो ही प्रॉपर्टी है, एक में रह रहा हूँ एक रेंट पे दिया, तो फिर वो एलओपी बन जाएगा, ठीक है। आप सही में रह रहे हो पूरे साल होगी, तो अब आपका कंप्यूटेशन क्या होगा, यहाँ पर जीएवी नील, गवर्नमेंट बोलती है कोई जीएवी नहीं हो सकता है, आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील, यहाँ पर आपका म्युनिसिपल टैक्स पेड वो सब नील, ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली मुद्दे पे आता हूँ, ये सब नील। आपका एनएवी भी नील, एनएवी तक सब कुछ नील। उसके बाद आपको ऑब्वियसली 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, नील का क्या लोगे आप, जब एनएवी नील ही है तो उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% भी नील है, यहाँ तक सब कुछ नील है आपका, ठीक है। सब कुछ नील है, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ नील। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज लेस हो, इंटरेस्ट ऑन व्हाट, लोन, ओके। और यहाँ पर लिमिट है, क्या लिमिट है बताएं। कुछ केसेस में आपको 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम यहाँ से डिडक्शन मिलेगा, और कुछ केसेस में आपको 30,000 रुपीज का मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो देखो, जब ये भी नील है, ये भी नील है, ये भी नील है, ये एसओपी के लिए ये भी नील है, ये भी नील है, तो ये जो फाइनल अमाउंट आने वाला है वो तो हमेशा नेगेटिव ही होगा ना बेटा। नेगेटिव ही होगा, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एसओपी विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, मतलब ये हमेशा लॉस ही रहेगा, ये कभी आपको यहाँ पर कुछ पॉजिटिव इनकम नहीं दिख सकती। तो एसओपी में हमेशा आपको लॉस ही होने वाला है, लॉस ही होगा वो गवर्नमेंट आपको एक बेनिफिट दे रही है बस 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट का डिडक्शन का, और कुछ केसेस में 30,000, हम लोग बात करेंगे बेटा उस पर, ठीक है। कब 30,000, कब 2 लाख, अभी आप पहले फॉर्मेट समझिए बस। यहाँ पर सब भाषा ने देखो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कभी 2 लाख, कभी 30,000, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, डोंट वरी, ओके। आई विल बी स्पीकिंग, मैं हर एक पॉइंट पे अभी एक एक करके डिटेल डिस्कशन उठाने वाला हूँ, ठीक है। सबको क्लियर है कि कंप्यूटेशन कैसे होता है? चलो ठीक है। एसओपी के बारे में चलो फिलहाल नहीं भी पता है तो कुछ है नहीं उसमें, एसओपी में सिर्फ एक ही चीज आएगी, वो है ये, डायरेक्ट यहीं से शुरू होगा एसओपी।
डायरेक्ट यहां से यहां तक कुछ भी नहीं है एसओपी के अंदर, सब कुछ निल 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 निल, दैट्स इट, खत्म करो सब कुछ, डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन लोन से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट को आप अच्छे से रट्टा मार लो। ठीक है, अच्छे से, ये एलओपी का फॉर्मेट है, ये एसओपी का फॉर्मेट है। एसओपी में सब निल 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 निल, यहां से शुरू होगा बस आपका इंटरेस्ट से, यहां पर हर एक चीज कुछ ना कुछ अमाउंट हो सकती है। ठीक है, ये फॉर्मेट को सब लोग अच्छे से पहले अपने दिमाग में रट्टा मार लो, पूरा चैप्टर इसी फॉर्मेट का एनालिसिस, और कुछ नहीं। ठीक है, ना अभी हमको हर एक पॉइंट पे ना बहुत डिटेल में डिस्कस। सबसे पहले मैं एलओपी की बात कर रहा हूँ, एसओपी पे मैं ज्यादा बात अभी आज करना ही नहीं मुझे, मैं एलओपी पे ही बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल प्रॉपर्टी पे बात कर रहा हूँ। मैं फॉर्मेट फिर से लिखता हूँ, हाउ टू कंप्यूट, आप लोग भी रिपीट करो। ठीक है, हाउ टू कंप्यूट, कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, एलओपी, एलओपी इनकम, लेट आउट प्रॉपर्टी इनकम। फिर से बता रहा हूँ, लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब आपके पास कोई प्रॉपर्टी, वो आप सही में लेट आउट कर रहे हो। ठीक है, उससे रेंट कमा रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, सबसे पहले उसका आपको जीएवी लिखना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, उसमें से आपको क्या निकालना है, म्युनिसिपल टैक्सेस अगर कुछ आपने पे किया है, पेड बाय ओनर, ठीक है, वो निकालना है। ठीक है, वो लेस कर देना है। वो लेस करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। उसमें गवर्नमेंट का आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, सबको मिलता है ये। ठीक है, जो भी एलओपी इनकम है उन सबको मिलेगा। ठीक है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन एलओपी इनकम। तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आप निकाल दो, क्यों मिलता है मैं सब बताऊंगा। ये आपको आ जाएगा आपका जो भी रेंट इनकम है, उसमें से अगर कोई लोन लिया है फॉर प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई लोन लिया है तो यहां से आपको वो लोन का डिडक्शन भी निकालना है। ठीक है, जो भी बच जाएगा ये होगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इस अमाउंट पे आप क्या भरो, टैक्स भरो। ये आपकी इनकम कंप्यूट हो गई। ठीक है, अभी अपने को हर एक पॉइंट के बारे में बात करना पड़ेगा। सर जीएवी मतलब क्या, ठीक है, उसके बाद सर एम्प्टी पेड मतलब क्या, उसके बाद सर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट काय को देती है। ठीक है, उसके बाद सर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या, ठीक है, और कब मिलेगा कैसे मिलेगा, तो ये चारों के बारे में अपने को एक एक करके बात करना है। जैसे ही हमारा इन चारों के बारे में बात हो जाएगी, ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत सिंपल है। उसके बाद 15-16 क्वेश्चन हम लोग एक एक करके करेंगे आराम आराम से, फिर भी इन चारों को समझने के लिए समय लगेगा, यू हैव टू गिव टाइम टू योर। बट मैं उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मेट सबको याद हो गया कि एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एलओपी वाली आप कैसे निकालते हो। ठीक है, डीएलओपी भी लगभग सेम है, जो डीएलओपी है ना वो भी लगभग सेम है, वो लगभग सेम है, सिर्फ एक फर्क है, वो मैं बता दूंगा आपको क्या। तो अभी सबसे पहला टारगेट अपना क्या है मालूम, जीएवी निकालना। जीएवी, देखो अभी मैं किसी से पूछूंगा जीएवी में क्या लिख, तो आप बोलोगे सर आपने जो भी एक्चुअल रेंट कमाया वो लिख दो। ठीक है, जो भी आपने एक्चुअल रेंट कमाया है पूरे साल में वो लिख दो सर, एज सिंपल एज दैट, उसमें इतना क्या सोचने का। नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें भी ना गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है पता है, सपोज मेरे पास एक प्रॉपर्टी हो, मैंने लेट आउट किया। ठीक है, सपोज मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरे पास एक 2 BHK प्रॉपर्टी पड़ी हुई है सर, मुंबई में। मुंबई में एक 2 BHK प्रॉपर्टी रहना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब वो मैंने लेट आउट कर दिया। ठीक है, किसी को लेट आउट मैंने रेंट पे दिया। अब उसका मैं रेंट कितना ले रहा हूँ मालूम, सामने वाले से 10,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, मैंने अग्रीमेंट बनाया सामने वाले के साथ, और मैंने बोला कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहा हूँ, इसका रेंट होगा 10,000 रुपया पर मंथ, आप हर महीने मेरे अकाउंट में ये 10,000 रुपया डिपॉजिट कर दें। अब आप खुद सोचो, आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हो मुझे नहीं पता, आपको थोड़ा बहुत इतना आइडिया होना चाहिए कि मुंबई में प्रॉपर्टीज का रेट कितना ज्यादा है। मुंबई में अगर मैं रहता हूँ और एक प्रॉपर्टी में लेट आउट करता हूँ किसी को, 2 BHK हाउस, क्या आप मानते हो उसका रेंट सिर्फ 10,000 ही होगा? आप मानते हो ये चीज? क्या आप ये अग्री कर सकते हो? नहीं अग्री करोगे, नहीं हो सकता है, इतना कम नहीं हो सकता है। अगर है तो बताओ, मैं अपना घर छोड़ के मैं वहीं रहता हूँ, कम से कम 40 से 45 हजार रुपया होगा मुंबई में।
मरी से मरी हालत में 35,000 के नीचे तो 2 BHK मुंबई में मिलना इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है पता है आपको? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ खाली पेपर के ऊपर कि मेरा रेंट कितना है, 10,000 है। मैं सामने वाले को क्या बोलता हूँ मालूम? जो मेरे घर में रहने आ रहा है टेनेंट, मैं बोलता हूँ पेपर पे 10,000 आप मुझे दोगे, ठीक है, और बाकी 25,000 आप मुझे कैश में दे देना। ब्लैक इनकम जनरेट हो गई कि नहीं हो गई? मैं 2 BHK घर आपको रेंट पे दे रहा हूँ, और रेंट कितना ले रहा हूँ? सिर्फ 10,000 पेपर पे। और बचा हुआ रेंट वो सामने वाला बंदा मुझे कैसे दे रहा है? 25,000 रुपए कैश में दे देता है। हो गया ना, 35,000 रुपए रेंट मुझे मिल गया ना। लेकिन गवर्नमेंट की नजर में मुझे कितना मिला? सिर्फ 10,000 ही मिला। गवर्नमेंट का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? गवर्नमेंट का नुकसान हुआ ना। गवर्नमेंट की नजर में तो रेंट सिर्फ 10,000 है। इसलिए हम डायरेक्टली जीएवी को एक्चुअल रेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो मैन्युपुलेटेड हो सकता है। अगर गवर्नमेंट बोलेगी जीएवी मतलब एक्चुअल रेंट, जीएवी मतलब क्या? एक्चुअल रेंट। अगर गवर्नमेंट ये बोलती है कि जीएवी का मतलब तो एक्चुअल रेंट होता है, तो फिर तो एक्चुअल रेंट तो कोई भी कुछ भी लिखेगा अपने हिसाब से भाई। मैं मेरे पास एक 5 BHK प्रॉपर्टी है मुंबई में, ठीक है, 5 BHK प्रॉपर्टी मैंने किसी को रेंट पे दिया, और मैंने उसके साथ अग्रीमेंट बनाया, ये टेनेंट है यहां पर, और मैं अग्रीमेंट बना रहा हूं, बोल रहा हूं कि 5 BHK प्रॉपर्टी का वो मुझे 20,000 रुपया रेंट देता है। अरे मानोगे क्या ये बात आप? हाँ, ये बात मानने वाली है क्या कि 5 BHK प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे दिया और सामने वाले से आप ले कितना रहे हो? सिर्फ 20,000 रुपया पर मंथ। ये मानने वाली बात है ही नहीं, जबकि मेरा पड़ोसी वही घर को रेंट पे दे रहा है। मेरे बाजू वाला फ्लैट, मेरे मेरे बगल वाला फ्लैट, वही घर रेंट पे दे रहा है, तो 75,000 रुपया ले रहा है पर मंथ, और मैं 20,000 ले रहा हूं। इतना वेरिएशन कैसे आ सकता है बगल के फ्लैट में? मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं गवर्नमेंट के साथ धोखा कर रहा हूं। कैसा धोखा कर रहा हूं? 20,000 रुपए का रेंट दिखा रहा हूं सिर्फ, सामने वाले को भी बोल रहा हूं आप मुझे 20,000 रुपया दो, बचा हुआ जो पैसा है, जो 75 माइनस 20, 55,000 रुपीज आप मुझे कैश में दे देना। किसको पता चलने वाला है? और गवर्नमेंट कहां घर घर जाकर एक एक को पकड़ते बैठेगी यार। इसीलिए हम जीएवी को डायरेक्टली क्या नहीं लिख सकते हैं बेटा? एक्चुअल रेंट नहीं लिख सकते यार। वी कैन नॉट राइट दैट एक्चुअल रेंट यार। हम जीएवी को डायरेक्टली एक्चुअल रेंट नहीं लिख सकते। इसीलिए गवर्नमेंट ने जीएवी निकालने का पूरा फॉर्मूला दिया कि जीएवी कैसे निकालने का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर यही है, बाकी सब बहुत ईजी है। बाकी एमटी पे डिडक्शन, अंडर 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे थोड़ा बात करना पड़ेगा। अब जीएवी पे बात करना है अपने को, ठीक है। जीएवी 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 कैसे निकालने का, हाउ टू कंप्यूट जीएवी। जीएवी निकालने का ये पूरा फॉर्मेट है, यहां से लेकर यहां तक हम लोग आराम से इसको देखेंगे, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7 तक जब आओगे तो आपको जीएवी मिल जाएगा, ठीक है। आपको जीएवी मिल जाएगा स्टेप 7 तक, ठीक है। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 गवर्नमेंट बोलता है कि आपने जो घर सामने वाले को रेंट पे दिया ना, ठीक है, आपने जो घर सामने वाले को रेंट पे दिया, उसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन निकालो। म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से उसका भाड़ा कितना होना चाहिए वो निकालिए। म्युनिसिपल वैल्यू के हिसाब से भाड़ा कितना होना चाहिए वो निकालिए। तो सपोज म्युनिसिपल वैल्यू के हिसाब से भाड़ा उसका 50,000 रुपया पर मंथ होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। ये पहली चीज आपको निकालना है। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन मतलब क्या? से मुंबई में मैं रहता हूं, तो म्युनिसिपैलिटी कौन है यहाँ पर? बीएमसी। वैसे आपके रिस्पेक्टिव स्टेट सिटी के अंदर अलग अलग म्युनिसिपैलिटी होगी, उनके हिसाब से इसका भाड़ा कितना होना चाहिए, इसका रेंट कितना होना चाहिए? 50,000। ये निकालो सबसे। उसके बाद इसी प्रॉपर्टी का फेयर रेंट निकालिए। फेयर रेंट मतलब सर, फेयर रेंट क्या होता है सर? ठीक है, फेयर रेंट मतलब आपके बगल वाला कितने में दे रहा है उसको, मार्केट वैल्यू निकालिए। तो पहला कौन सा वैल्यू निकालना है? म्युनिसिपालिटी के हिसाब से वैल्यू निकालना। उसके बाद आप फेयर रेंट निकालिए। फेयर रेंट मतलब क्या? जो आपके बगल वाला आपको कितने में रेंट में दे रहा है? 60,000 में दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, बिकॉज नहीं तो वो सब कलर ना सेम ही रह जाएगा, ठीक है। तो रहने दो, चलो अभी फिलहाल मैं इसको कलर बदल देता हूँ, मैं तो ना रेड 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 बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। से म्युनिसिपल भी, म्युनिसिपल वैल्यूएशन मतलब म्युनिसिपालिटी के हिसाब से जो वैल्यू है, तो वो 60,000 है या 50,000 है। पेशेंस रखना, सब पे क्वेश्चन है, सब देखेंगे, ठीक है।
फेयर रेंट, फेयर रेंट का मतलब आपके बगल वाला कितने में दे रहा है, देखो। चलो ठीक है, मेरे बगल वाला 60,000 में दे रहा है। अब दोनों में से जो भी हायर है वो आपका स्टेप नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है, यहां पर चेक करो, इन दोनों में से हायर ले लो। ले लिया, हायर कितना आ गया, 60,000। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंपेयर करना है म्युनिसिपालिटी के हिसाब से जो वैल्यू है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन के हिसाब से जो रेंट है, और फेयर रेंट जो मतलब एवरेज रेंट आपकी सोसाइटी में चल रहा है। ठीक है, वो विच एवर इज हायर ले लो। ठीक है, ले लिया। अब अब ये जो पॉइंट आया ना, ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर दो। ठीक है, आपको भी चाहिए आप साइड में नंबर लिख सकते हो मेरे। अब इसको आप कंपेयर करो स्टेप नंबर 4 से। स्टेप नंबर 4 में क्या है सर, स्टैंडर्ड रेंट है सर। स्टैंडर्ड रेंट, ये एक और एक नया नया क्या कॉन्सेप्ट आ गया। स्टैंडर्ड रेंट होता है एज पर एक कानून है देश के अंदर, रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से इसका रेंट कितना है, अलग अलग कानून के हिसाब से रेंट डिसाइड होता है। तो म्युनिसिपालिटी का वैल्यू क्या काम आता है, वो म्युनिसिपल टैक्सेस लेने के लिए काम आता है। स्टैंडर्ड रेंट वालों का अलग पर्पस है। तो स्टैंडर्ड रेंट निकालो एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। सपोज स्टैंडर्ड रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट इज 70,000। ठीक है, सपोज वो 70,000 है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये और ये अमाउंट दोनों में से जो लोअर है, देखो वो बन जाएगा आपका स्टेप नंबर 5। चेक कर सकते हो, जो भी आपको स्टेप नंबर 3 में आया था, देखो इस तरीके से आपको करना है। पहले बोर्ड पे अच्छे से देखना, स्टेप नंबर 1 और 2 का जो भी हायर है वो बन जाएगा स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 और 4 का जो भी लोअर है वो बन जाएगा स्टेप नंबर 5। चेक कर लो इधर, इसलिए मैंने शॉर्टकट भी दिया है। पहले एमएफसी, एमएफसी मतलब क्या है, एम मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, एफ मतलब फेयर रेंट, दोनों में से जो भी हायर है। उसके बाद एस मतलब स्टैंडर्ड रेंट, जो भी हमने देखा, और वो स्टैंडर्ड रेंट को आप कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो दोनों में से जो भी लोअर है वो ले लो। तो लोअर क्या हो गया, 60,000 रुपीज। ओके, 60,000 रुपीज आपका लोअर हो गया। ठीक है, अब उसको आप कंपेयर करो आपके एक्चुअल रेंट से। अब ये एक्चुअल रेंट आपका है 25,000 रुपए। कितना है, 25,000 रुपए। तो एक्चुअल रेंट तो काफी कम है, मतलब सब गड़बड़ दिख रहा है। तो अब आप स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 में से दो जो भी हायर होगा वो आपका बन जाएगा जीएवी। इन दोनों में से जो भी हायर है वो बन जाएगा आपका जीएवी। देयरफॉर आपका जीएवी इस क्वेश्चन के अंदर कितना है, 60,000 रुपए। कितना है आपका जीएवी इस क्वेश्चन के अंदर, 60,000 रुपए। आपको ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, एमएफसी। एमएफसी अगर दिमाग, देखो एमएफसी में आपको पहले दिमाग में रखना पड़ेगा, पहले हायर है फिर लोअर है फिर हायर। एम एफ एस ई, एम म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर, पॉइंट नंबर 1। फिर उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर, तो आपको एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। फिर उसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करो, विच एवर इज हायर, तो आपको फाइनल जीएबी आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ये नहीं बोलती है जीएबी मतलब जो रेंट मिला वो लिख दो। गवर्नमेंट इतनी सारी चीजों से उसको कंपेयर करने बोलती है, नहीं तो सब गड़बड़ करेंगे ना। 5 BH की प्रॉपर्टी का रेंट आप बता दोगे 10,000 रुपए, आप बड़े से बड़े विला का रेंट बता दोगे 15,000 रुपए। अरे क्या एक बड़ा सा बड़ा विला आपको क्या 15,000 रुपए रेंट में मिलने वाला है पूरे महीने में, पूरे महीने के लिए नहीं मिलने वाला है। आप तो बेवकूफ बना रहे हो उनको, गवर्नमेंट को। देयरफॉर आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्या फॉर्मेट फॉलो करना है, ये वाला जो यहां पर लिखा गया है, मैं एक बार आपको बोर्ड पे लिख के दिखाता हूं शॉर्टकट के साथ। एम एफ सी, सबसे पहले एम मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, एफ मतलब फेयर रेंट, दोनों में से जो भी हायर है वो आपका बन जाएगा स्टेप नंबर 3। उसको आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट से। ठीक है, इन दोनों में से जो भी लोअर है वो आपका बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, और फिर एक्सपेक्टेड रेंट को आप किससे कंपेयर करोगे, एक्चुअल रेंट से, और दोनों में से जो भी हायर है वो बन जाएगा आपका फाइनल जीएबी। मैं इसको लिंक करता हूं, एम स्टैंड्स फॉर म्युनिसिपल वैल्यू, एफ स्टैंड्स फॉर फेयर रेंट, दोनों में से जो भी हायर है वो ये बन जाएगा। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड रेंट लेना है, स्टैंडर्ड रेंट को इससे कंपेयर करना है, दोनों में से जो भी लोअर है वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा, और फिर आपको उसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना है, दोनों में से जो भी हायर है वो आपका जीएवी बन जाएगा। इज इट क्लियर? और फिर से मैं सबका मतलब बताता हूं, ये कौन सी वैल्यू है, जो म्युनिसिपालिटी के हिसाब से रेंट है।
ये कौन सी वैल्यू है? ये आपके बगल वालों के जितना रेंट है उस हिसाब से ले लो आप। फेयर रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कौन सा रेंट है? ये आपका रेंट कंट्रोल एक्ट के कानून के हिसाब से जो रेंट है वो लीजिए। और एक्चुअल रेंट कौन सा रेंट? ये आपका एक्चुअल रेंट जो आपको मिला है पूरे साल, ठीक है, वो आपको एक्चुअल रेंट लेना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो एक बार ये फॉर्मेट अच्छे से देख लो, इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है उस पर हम लोग थोड़ी देर के बाद आते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट सब लोग अच्छे से देख लेंगे, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, पॉज करके देख लो, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ये हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ना, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आ जाइए सब लोग अपनी इस क्वेश्चन बैंक के अंदर जो मैंने आपको भेजा हूँ, फिलहाल सॉफ्ट कॉपी में भेज रहा हूँ, हार्ड कॉपी भी भेज दूंगा कुछ समय बाद, ठीक है। तो देखो, जयश्री ओन्स 5 houses in India and all of which are let out। ये सारे के सारे क्या है? लेट आउट है। अब इसमें हमको क्या निकालना है? कंप्यूट द जीएवी ऑफ ईच हाउस, ठीक है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो इसमें अभी अपने को क्या क्या डेटा दिया है? 5 हाउस का डेटा दिया गया है। आप लोगों को मेरे लिए जीएवी निकाल के देना है। मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट अगर आपको कम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप और समय ले लो, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। आप इसका जीएवी निकाल के दीजिए मुझे पांचों कैटेगरी का, ठीक है। ये बोर्ड पे आपके सामने ही है। ये 5 मिनट खत्म हो जाएगा तो मैं आता हूँ। मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, ठीक है।
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले MFC, M और F विच एवर इज हायर, ये दोनों में से जो भी हायर है, हायर क्या है 90,000। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट, अभी स्टैंडर्ड रेंट अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको क्या, अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर आपको यही लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं तो वही लेना पड़ेगा, ठीक है, 90,000, ठीक है। देन तो ये करने के बाद क्या आ जाएगा आपको, मैं फिर से बता रहा हूं, सबर से, पेशेंस से, जल्दबाजी नहीं। दिस एंड दिस विच एवर इज हायर, हायर क्या है 90,000, उसको आपको कंपेयर करना है किससे, 90,000 को इससे। अब वो है नहीं तो फिर आंसर 90,000 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से, विच एवर इज हायर, तो आंसर क्या आ जाएगा पहले वाले का 90,000, देख सकते हो आप। दिस एंड दिस विच एवर इज हायर, फिर देन जो भी आंसर आएगा कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट, अब स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं तो 90,000 ही लेना पड़ेगा, अगर होता तो चेक करते विच एवर इज लोअर, और एक बार एक्सपेक्टेड रेंट आया उसको आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करोगे विच एवर इज हायर, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, म्युनिसिपल वैल्यू मतलब जो म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से रेंट होता है, फेयर रेंट मतलब जो आपका नॉर्मल, आपका आपके बगल वालों का जितना रेंट है उस हिसाब से मार्केट वैल्यू, और स्टैंडर्ड रेंट जो रेंट कंट्रोल एक्ट करके कानून है उस हिसाब से रेंट कितना है, ठीक है। तो ये आपको मल्टीपल चीजें कंपेयर करनी है। सेकेंड केस में क्या करोगे आप, दिस और दिस विच एवर इज हायर देयरफॉर द आंसर विल कम टू दिस, उसके बाद दिस एंड दिस विच एवर इज लोअर देयरफॉर द आंसर विल कम टू दिस, यस और नो, और उसके बाद दिस एंड दिस विच एवर इज हायर देयरफॉर इसका आंसर आ जाएगा 72,000 रुपीज। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। थर्ड केस, थर्ड केस क्या है सर, दिस एंड दिस विच एवर इज हायर, अब दोनों सेम ही है, तो दिस एंड दिस विच एवर इज लोअर तो फिर 58,000, फिर दिस एंड दिस विच एवर इज हायर तो 60,000, तो तीसरे का आंसर आ जाएगा 60,000। क्लियर, आई होप सबको अभी जीएवी निकालने के लिए तो आ चुका है, ठीक है। जीएवी में और भी कॉम्प्लेक्सिटीज है एक दो, वो हम लोग कल देखेंगे, सब कुछ आज के आज करना जरूरी नहीं है, ठीक है। एक दो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसमें, उस पर मैं कल बात करूंगा आपके साथ, ठीक है। दिस एंड दिस विच एवर इज हायर 25,000, देन दिस इज नॉट देयर, ये है ही नहीं तो फिर से ये फर्स्ट केस जैसा है, इस घर के जैसा, तो 25,000 ले लोगे आप। देन दिस एंड दिस विच एवर इज हायर विल कम टू 30,000, चौथे घर का आंसर 30,000, देख सकते हो आप। पांचवें घर का आंसर दिस एंड दिस विच एवर इज हायर 80,000, देन दिस एंड दिस विच एवर इज लोअर 78,000, then this and this whichever is higher will come to 78,000, therefore आखिरी का आंसर है 78,000। Is it clear to everyone? I hope सबको यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग कहां पर है अभी, हम लोग हैं यहां पर अपने कंप्यूटेशन में, हम लोग कहां पर खड़े हुए हैं, जीएवी पर खड़े हुए, जीएवी पर। नाउ अब एलओपी और डीएलओपी में कोई फर्क नहीं है, फर्क कुछ नहीं है कंप्यूटेशन में, अभी मैं आपको फर्क भी अभी बता देता हूं, कोई बहुत महान फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है, सिंपल ही है दोनों बेटा। सर एलओपी मतलब, एलओपी मतलब जो एक्चुअली लेट आउट किया है, और डीएलओपी मतलब जो दो घर छोड़कर आप बोलते हो बाकी घर खाली पड़े हैं, खाली है, एम्प्टी है, तो गवर्नमेंट उसको बोलती है कुछ एम्प्टी नहीं है, भरा हुआ है, चलो रेंट पे दिया है आपने। तो एलओपी और डीएलओपी में कोई फर्क नहीं है, क्या फर्क नहीं है मैं बताता हूं, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक ही फर्क होगा दोनों में, और कुछ भी नहीं। एलओपी के अंदर आपको ये फॉर्मेट जैसा लिखा गया है वैसे ही फॉलो करना है, और डीएलओपी के अंदर आपका एक्चुअल रेंट नहीं होगा, बस, और क्या। तो डीएलओपी पे आप बस यहीं पर आके रुक जाना, एक्चुअल रेंट को मत कंसीडर करना, बस वही फर्क है, देखो नीचे लिखा गया, डीएलओपी कैलकुलेशंस विल बी डन सेम एज एलओपी एक्सेप्ट एक्चुअल रेंट विल, एक्चुअल रेंट, क्योंकि जब डीएलओपी है, डीम टू बी लेट आउट है, तो एक्चुअल रेंट तो हो नहीं सकता है, तो आप यहीं पर रुक जाओगे, और क्या। स्टेप 1 आप बराबर लोगे, स्टेप 2 बराबर लोगे, स्टेप 3 तक पहुंचोगे। स्टेप 3 पर पहुंचने के बाद आपको क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट आ जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट आने के बाद आपको एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट आने के बाद में आप उसको एक्चुअल से कंपेयर नहीं करोगे, आपका जो आंसर है वो आ गया, बस खत्म हो गया, आप यहीं पर रुक जाओगे, ठीक है। तो यही फर्क है डीएलओपी और एलओपी, एलओपी और डीएलओपी का फॉर्मेट दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो आपको लिखना है तो आप यहां लिख भी सकते हो, एलओपी और डीएलओपी स्लैश डीएलओपी, वो भी करोगे तो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ, अब एक चीज यहां पर मुझे बोलना है आपको, वो है
इस एक्चुअल रेंट को लेकर कुछ बातें करना है। एक्चुअल रेंट किस में आने वाला है? वो एलओपी में आएगा, डीएलओपी में तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। डीएलओपी में तो एक्चुअल रेंट आ ही नहीं सकता, एलओपी में आ सकता है जब एक्चुअली आप लेट आउट करते हो। एक्चुअल रेंट में क्या क्या आएगा? रेंट जो रिसीव कर लिया है आपने वो भी आएगा, और जो रेंट रिसीवेबल है, मतलब आपने घर तो रेंट पे दे दिया लेकिन सामने वाला बोलता है अगले महीने देता हूं, ठीक है, रेंट रिसीवेबल है, वो भी आ जाएगा। तो यहां पर आपको अक्रूअल बेसिस पर लेना है, रिसीट बेसिस पर, दोनों बेसिस पर आपको टोटल लेना है। जो रेंट पूरे 12 महीने का मिल चुका है वो भी लेना है, और जो रेंट 12 महीने के लिए आपको रिसीवेबल है, मतलब महीना खत्म हो गया है लेकिन सामने वाले ने अभी तक रेंट दिया नहीं है, ठीक है, तो वो भी आपको उसमें ले लेना है। इन शॉर्ट, आपको जितने भी समय के लिए आपने लेट आउट किया है वो पूरा रेंट लेना है। अब उसमें से एक चीज आप माइनस कर दोगे, ठीक है। वो एक चीज माइनस क्या करोगे? वो आप करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका एक्चुअल रेंट। अब वो एक चीज बहुत लॉजिकल चीज है, अनरियलाइज रेंट माइनस कर दोगे। से फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को 10 महीने के लिए अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट की, अपने दोस्त को। अब दोस्त क्या बोलता है पता है? यार 1 महीने का रेंट यार अब मैं नहीं दे पाऊंगा यार, मेरे पास पैसा नहीं है यार, प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज मेरे पास पैसा नहीं है। तो एक किस्म का अनरियलाइज रेंट क्या होता है पता है? एक किस्म का बैड डेट्स है, रेंट का बैड डेट्स। आपने किसी को अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट की, अब सामने वाला नालायक है, वो आपको पैसा देने को तैयार ही नहीं है, तो रेंट का क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। तो अगर आपको रेंट का बैड डेट्स हो जाता है, ठीक है, तो आप वो वहां से लेस कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली दिया होगा, मैं आपको आज या कल के लेक्चर में बताऊंगा कि 10 महीने का एसएससी को रेंट मिलना था लेकिन 1 महीने का रेंट एसएससी को नहीं मिल पाया, इट वॉज अनरियलाइज्ड। लेकिन अनरियलाइज रेंट को यहां से लेस करने के कुछ कंडीशंस है, ठीक है। यहां से आप कब कंडीशंस लेस कर सकते हो, उसके लिए एक रूल है, रूल 4। सर व्हाट इज द कंडीशन? आप यहां से लेस करो, जो भी आपका रेंट है, 12 महीने का रेंट है, 10 महीने का, जितने भी महीने आपने लेट आउट किया वो पूरा रेंट ले लो, उसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है। क्या माइनस कर दो? अनरियलाइज रेंट को माइनस कर दो। कितने महीने का? जितने भी महीने आपको नहीं मिला, बैड डेट्स हो गया। लेकिन माइनस करने की कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? उसके लिए आपको आना पड़ेगा थर्ड पेज पे, पेज नंबर 4.3। यहां पर उसके कंडीशंस दिए गए। अनरियलाइज रेंट मींस अ रेंट विच इज अक्रूड बाय द ओनर, मैं वो अक्रू हो चुका है मुझे, बट नॉट रियलाइज, बट मुझे मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो एक किस्म का बैड डेट्स हो चुका है। सामने वाला बोलता है अब नहीं दूंगा, नहीं है पैसा मेरे पास, माफ कर दे मुझे, तो मुझे माफ करना पड़ा, तो अनरियलाइज। अब जो चीज मुझे माफ करनी पड़ी उस पर मैं टैक्स क्यों भरूं भाई? उस पर मैं टैक्स क्यों भरूंगा? तो उतना मेरे एक्चुअल रेंट से भी तो कम हो जाना चाहिए ना। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है एक्चुअल रेंट से कम करना है तो आपको ये 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां आप लिख लो रूल 5, सॉरी रूल 4 के हिसाब से। इनकम टैक्स में है ना, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया, इनकम टैक्स रूल्स भी तो है ना, तो उसके रूल 4 में दिया गया है, अनरियलाइज रेंट कैन बी रिड्यूस फ्रॉम एक्चुअल रेंट। आप एक्चुअल रेंट से उसको रिड्यूस कर सकते हो, कब? जब आपका जो टेनेंसी है वो बोनाफाइड है। टेनेंसी मतलब जो खाली, बोनाफाइड मतलब जेन्यूनली वो जेन्यून है, वो झूठ नहीं बोल रहे हो आप हमको झूठ नहीं बोलने का कि भाई उसने तो मुझे रेंट दिया ही नहीं और पता चला पीछे से रेंट कैश में दे दिया, ऐसा झूठ नहीं बोलना, जेन्यून होना चाहिए। टेनेंट हैज वेकेटेड और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। वो आपकी प्रॉपर्टी में रह रहा है, ठीक है, और रेंट नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। उसको आप निकालो प्रॉपर्टी से, अगर रेंट नहीं दे रहा है तो उसको निकालो, तब हम आपको आपके एक्चुअल रेंट से उसको लेस करने का मौका देंगे, ठीक है। थर्ड, द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको इस प्रॉपर्टी से निकाल के मेरी दूसरी प्रॉपर्टी में रहने दे दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। वो आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी में भी रहना नहीं चाहिए। अगर वो आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी में रहता है तो नहीं चलेगा, कंडीशन नंबर 3 वायलेट हो जाएगा। और आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने रीजनेबल स्टेप्स लिया है टू व्हाट? टेनेंट के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग करने के लिए, फॉर रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। अब सामने वाला आपका रेंट नहीं दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो करोगे ना उसके अगेंस्ट। आप कोई कंप्लेंट तो कर सकते हो ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पुलिस में जाकर कहीं पर भी कि भाई ये मेरे घर में रहता था, मुझे पैसा नहीं दे रहा है। तो ये आपको ये लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी पड़ेगी। अगर आप ये 4 कंडीशन फुलफिल करते हो तो रूल 4 फुलफिल हो गया, और अगर रूल 4 फुलफिल हो गया तो आप एक्चुअल रेंट में से उतना उतना माइनस कर सकते हो। इज इट क्लियर? उतना आप माइनस कर दो एक्चुअल रेंट में से। तो सबसे पहले आपको एक्चुअल रेंट में क्या लेना है? 12 महीने या जितने भी महीने आप रेंट पे दे रहे हो पूरा ले लो, ले लिया। उसके बाद
जो मिला है वो भी ले लो, जो रिसीवेबल है वो भी ले लो। लेकिन अगर कोई अनरियलाइज हो गया है, मतलब अब मिलने नहीं वाला है, बैड डेट्स हो गया, तो उतना माइनस कर दो, ठीक है, दैट यू कैन माइनस। इस पे हम लोग कल बहुत ज्यादा बात करने वाले, कल के लेक्चर में ये और ज्यादा डिटेल में आएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपका जीएवी का कैलकुलेशन है, और जीएवी सबसे इंपॉर्टेंट है। जीएवी में और भी चीजें हैं, दो और चीजें जिसके बारे में मैं कल बात करूंगा, आपको चार्ट लिखवा के एग्जाम्पल देकर मैं डिटेल में बात करूंगा टेक्स्ट बुक के, फिर बाद में मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखवाऊंगा जो आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर है, ठीक है। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद जीएवी। और एलओपी और डीएलओपी दोनों में सेम ही है, ठीक है, जीएवी में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम। सिर्फ एंड में जाके डीएलओपी में आपको एक्चुअल रेंट इग्नोर करना है बस। तो डीएलओपी स्टेप नंबर 5 पे रुक जाएगा, और जो एलओपी है एक्चुअली लेट आउट कर रहे हो वो स्टेप नंबर 7 तक जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सबको क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, फ्यू पॉइंट्स पेंडिंग, बस सब कुछ एक साथ बोलूंगा आपको कंफ्यूजन होगा। फ्यू पॉइंट्स पेंडिंग, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। मेजर पार्ट हो गया है जीएबी का, मेजर पार्ट हो गया है, कुछ पॉइंट बचे हुए हैं। अब जीएबी में से आप क्या निकालोगे? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर। मैं ओनर हूं, अगर मैंने कोई म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया है, पे होना चाहिए, अक्रू नहीं होना चाहिए, एक्चुअली पेड होना चाहिए, वो भी मुझे पे करना है। अगर ओनर पे कर रहा है तो डिडक्शन मिलेगा। अगर टेनेंट पे कर रहा है, सपोज मैं आपको रेंट पे दे रहा हूं और म्युनिसिपल टैक्स आप पे कर रहे हो, तो डिडक्शन नहीं मिलने वाला, ठीक है। सबसे पहले तो ओनर को पे करना पड़ेगा, और पे करना पड़ेगा एक्चुअल पेमेंट, अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। सर मेरी फॉरेन में प्रॉपर्टी है, तो फॉरेन में प्रॉपर्टी और मैंने फॉरेन में म्युनिसिपल टैक्स भरा, तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलोगे फॉरेन की प्रॉपर्टी पे क्यों टैक्स लगेगा? मैंने आपको पहले ही बताया पिछले टॉपिक्स में कि अगर मैं आर एन ओ आर हूं, स्पेशली रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो मेरी वर्ल्ड इनकम पे टैक्स लगता है, बराबर। तो हो सकता है मैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट और मेरी प्रॉपर्टी कहां है, लंदन में है, तो क्या मुझे उस पर इंडिया में टैक्स नहीं भरना पड़ेगा? जरूर भरना पड़ेगा भाई, भरना पड़ेगा आपको, आपको उस पर इंडिया में टैक्स भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में हो सकता है आपकी लंदन में प्रॉपर्टी, आप वहां म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हो, पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर टेनेंट भर रहा है तो आपको नहीं मिलेगा, आप भर रहे हो तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी पॉइंट है, म्युनिसिपल टैक्स वाला पॉइंट। चलो देखते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस विल बी अलाउड एज डिडक्शन if the following conditions are satisfied. First, it must be paid. ओके, ब्रैकेट में लिख लो चाहिए तो, नॉट अक्रूड, नॉट अक्रूड, अक्रूड बेसिस पे नहीं मिलेगा, एक्चुअल पे किया होना चाहिए तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड, म्युनिसिपल टैक्स मस्ट बी पेड बाय ओनर, आपको पे करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिख लो, नॉट बाय टेनेंट। टेनेंट पे कर रहा है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। कंडीशन नंबर 3, if the property is situated in foreign country, म्युनिसिपल टैक्सेस लेविड बाय फॉरेन अथॉरिटी आर डिडक्टेबल, वो भी आपको क्या हो जाएगा, डिडक्टेबल हो जाएगा। फिर से इफ इट इज पेड बाय यू, अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्या चीज दिमाग में रखने लायक है, पेड पेड पे ज्यादा एम्फेसिस डाल रहा हूं मैं, और आपको पे करना है इस पे ज्यादा एम्फेसिस डाल रहा हूं, ठीक है, देख लो। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हम लोग अगले पार्ट की तरफ। तो म्युनिसिपल जीएवी सबको समझ आ गया, समझ कैसे करने का, वो 7 स्टेप्स 7 स्टेप्स, ठीक है। उसमें कुछ और पॉइंट्स है जैसे मैंने यहां लिखा, हम लोग कल उस पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जीएवी का यही है, एक दो छोटे कॉन्सेप्ट है वो कल बता दूंगा, ज्यादा नहीं है कुछ। म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप भर रहे हो तो मिलेगा, पे करना पड़ेगा, अक्रूवल बेसिस पे नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन का क्या फंडा है? देखो बहुत लॉजिक है, हर एक के पीछे लॉजिक है, गवर्नमेंट क्यों दे रही है, सरकार अगर आपको कोई बेनिफिट दे रही है तो उसके पीछे कोई कारण है। देखो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, वो मैं लेट आउट कर रहा हूं, ठीक है, उससे मुझे रेंट आ रहा है। मुझे बताओ उस प्रॉपर्टी के कुछ खर्चे भी तो हो सकते हैं ना, म्युनिसिपल टैक्स को छोड़कर क्या खर्चे हो सकते हैं? उसको रिपेयर करने के खर्चे, उसको मेंटेन रखने के खर्चे, उसके रेनोवेशन के खर्चे, वो भी तो करना पड़ेगा ना मुझे। तो मैंने अगर एक 3 BHK फ्लैट खरीद लिया या मैंने एक बंगलो खरीद लिया और वो मैं लेट आउट कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या मुझे उसका खर्चा नहीं करना पड़ेगा हर साल कोई ना कोई किस्म का?
पहली बात तो अगर आप किसी बिल्डिंग में फ्लैट लेते हो तो हर साल तो आपको मेंटेनेंस ही देना है, हजारों रुपए का तो मेंटेनेंस ले लेती है सोसाइटी। उसके बाद आप इंटरनल रेनोवेशन कर सकते हो, आप इंटरनल चेंज कर सकते हो, आप पेंट लगा रहे हो, आप दीवार चेंज कर रहे हो, आप जमीन चेंज कर रहे हो, आप छत चेंज कर रहे हो, आप छोटे मोटे रिपेयर कर रहे हो, ये सारे खर्चे भी तो होते हैं ना। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है पता है, देखो भाई आप क्या खर्चा कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उस पे हम आपके ऊपर पूरी 365 दिन नजर नहीं बना के रख सकते, 365 दिन ऐसा देख नहीं सकते कौन क्या खर्चा कर रहा है। देखो भाई हमारे पास इतना समय नहीं है हर एक इंसान को चेक करने का, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है पता है, गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई आप एक 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, ठीक है। मतलब हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि आप जो भी कमाओगे उसका 30% आप खर्चा कर दोगे उसको प्रॉपर्टी को मेंटेन करने, ठीक है। तो ये एक 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देने का लॉजिक ये है कि आपके प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के खर्चे हैं। अब वो खर्चे 30% से ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, बट गवर्नमेंट हर एक केस में अभी इंडिविजुअली कहां चेक करते बैठेगी, इसलिए एक फ्लैट डिडक्शन दे रही है। कितना? फ्लैट 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है, सबको मिलेगा ये। चलो चेक करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 30% ऑफ एनएवी, एनएवी का 30%। एनएवी कैसे आता है? जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड एनएवी। 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू इज डिडक्टेबल irrespective of any expenditure incurred by the taxpayer। आपने कितना खर्चा किया उस पर डिपेंड नहीं करता, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब सबको मिलेगा, ठीक है। आप एक्चुअल ज्यादा खर्चा करो या कम खर्चा करो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। इन अदर वर्ड्स नो डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंस ऑन इंश्योरेंस। आप कोई बिल्डिंग का इंश्योरेंस दे रहे हो डिडक्शन नहीं ले सकते हो, ठीक है। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन में सब आ गया। आपको बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन हो रहा है आप डिडक्शन नहीं ले सकते हो, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन में सब आ गया। आपको बिल्डिंग पे रिपेयर करना है, बिल्डिंग पे रिपेयर करना है, आप रिपेयर कर रहे हो रेनोवेट कर रहे हो, आप डिडक्शन नहीं ले सकते हो, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन में सब आ गया। आपका रेंट कलेक्शन चार्जेस है आप वो सब डिडक्शन नहीं ले सकते हो, रेंट को कलेक्ट करने के अपने खर्चे हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो बिल्डिंग की, माफ कीजिए भाई ये सब डिडक्शन। अभी ये सब चीज अगर इंडिविजुअली एक एक आदमी का गवर्नमेंट चेक कर सकती है क्या, किसने कितना रिपेयर किया, किसने कितना इंश्योरेंस दिया, किसने कितना रिपेयर किया, आपके लिए भी एक हेडेक हो जाएगा और डिपार्टमेंट के लिए भी हेडेक। आपका वाटर है कुछ नहीं मिलेगा ये सब कुछ। मैंने आपको बता दिया ना, आपको 3 डिडक्शन मिलने हैं टोटल। एक म्युनिसिपल टैक्स पेड का डिडक्शन मिलना है, एक 30% स्टैंडर्ड जिसमें सब आ जाएगा, और एक आगे जाकर इंटरेस्ट ऑन लोन। बस बस इसके अलावा डोंट आस्क फॉर एनीथिंग एल्स। इसके अलावा और कोई भी किस्म का डिडक्शन आप हमसे मत मांगिए, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, ये छोटा सा एकदम मामूली सा, उसको देख लेते हैं हम लोग जरा, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मैं बहुत ज्यादा हैवी नहीं करना चाहता हूँ, मैं छोटे छोटे सेशन ही लूंगा इसलिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। नहीं तो मैं बहुत ज्यादा एक ही लेक्चर में बोल दूंगा। हाँ आप जब कंफर्टेबल हो जाओगे सब्जेक्ट से 15 20 25 लेक्चर के बाद, तब हम लोग थोड़े से सेशन को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा, ज्यादा नहीं, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा मैं। ऑनलाइन में बहुत ज्यादा लेक्चर्स देखना इतना आसान काम नहीं होता है, ये मैं खुद जानता हूँ, ठीक है। आई ऑल्सो अग्री टू दैट। तो क्वेश्चन नंबर 2, राजेश अ ब्रिटिश नेशनल इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। वो क्या है? रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। अब आप सभी को पता होगा जो अगर एसएससी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है उसकी वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल है, वो कहीं भी कमाए उसको टैक्स इंडिया में तो देना ही है भाई। नाउ ही ओन्स अ हाउस इन लंदन, लंदन में एक घर है उसका, विच ही हैज लेट आउट, अच्छा उसने एक्चुअल में लेट आउट किया एट 10,000 पर मंथ पाउंड, ये पाउंड है। अब आप खुद बोलो इंडिया में आप इनकम जब कंप्यूट करोगे पाउंड में करोगे कि रुपीस में करोगे? ऑब्वियसली रुपीस में करोगे। पाउंड में क्यों करेंगे, हम इंडिया में टैक्स क्या पाउंड में भरते? नहीं, हम इंडिया में टैक्स रुपीस में भरते, तो आपको कंप्यूटेशन भी रुपीस में ही करना होगा। तो कितना रुपया रेंट है उसका? 10,000 रुपया रेंट है पर मंथ। द म्युनिसिपल टैक्सेस पेड एट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पेड है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है, पेड इज 8,000 पाउंड फॉर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पूरे साल में 8,000 पाउंड का म्युनिसिपल टैक्स भरा उसने। तो ये जो रेंट है ना, रेंट पर मंथ है, देखो $10,000 या पाउंड जो भी है पर मंथ, और ये जो है 8,000 रुपया पूरे साल का है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 1 रुपी
£1 टू बी टेकन एज 95, आप 95 ले लो। अपने को राजेश का क्या निकालना है? नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू कैसे आता है? बहुत सिंपल, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड विल बी द नेट एनुअल वैल्यू। नाउ जीएवी कितना है? जीएवी है 10,000 रुपया पर मंथ, रेंट है उसका, मल्टीप्लाई बाय 12 महीने और मल्टीप्लाई बाय 95 रुपीज, तो मुझे रुपीज में मिल जाएगा 1,14,00,000 रुपए। ठीक है। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्सेस उसने कितने पे किया है? पे किया है, हाँ पेड है, पेड है, पेड है तो डिडक्शन मिलेगा, पेड अक्रूड होता तो नहीं मिलता। कितना पे किया है? £8,000 पे किया। कितना रुपीस है? 95 रुपीज का रेट चल रहा है आज की तारीख में। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में जो रेट दिया वही लेना है आपको। 7,60,000 लेस करोगे, जो भी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? एनएवी। सर यहां हमने जीएवी निकालने के लिए वो 7 स्टेप्स क्यों नहीं फॉलो किए सर? क्योंकि यहां डेटा नहीं दिया आपको। क्या आपको यहां पर म्युनिसिपल वैल्यू दिया है? नहीं दिया है। क्या आपको यहां पर फॉर एग्जाम्पल आपका फेयर रेंट दिया है? नहीं दिया है। क्या आपको यहां पर स्टैंडर्ड रेंट दिया है? नहीं दिया है। जब वो सब दिया ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा? जब कुछ दिया नहीं है तो आपको एक्चुअल रेंट लेना पड़ेगा। ओके, अरे इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं मालूम? मैं अभी ना यहां पर जितना मैंने आपको आज बताया उतना मैं एक बार आपको पूरा अच्छे से रिकैप करा देता हूं, दिमाग में अच्छे से बिठा देता हूं। ठीक है, और मैं अपना लेक्चर यहां रोक देता हूं। मेरे को बहुत ज्यादा घाई नहीं है पोर्शन खत्म करने की। मेरे को अगर कोई चीज की घाई है और मेरे लिए कोई चीज कंसर्न करता है तो वो है कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आना चाहिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, पे अटेंशन प्लीज। मेरे लिए समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सीए में जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए। सीए जल्दबाजों का कोर्स ही नहीं है। सीए कोर्स ही किसका है? पेशेंस वालों का, जिसमें बहुत पेशेंस है, बहुत धैर्य है, वही सीए कर सकता है। और लिसन केयरफुली, बहुत बारीकी से सुनना सभी लोग मेरी बात। गवर्नमेंट ने सारी इनकम्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है? 5। एक सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी। कुछ लोग सैलरी कमाते हैं, कुछ लोग हाउस प्रॉपर्टी से रेंट कमाते हैं, कुछ लोग बिजनेस फॉर प्रोफेशन से कमाते हैं, कुछ लोग कैपिटल गेन से कमाते हैं, कुछ लोग बैलेंसिंग फिगर अदर सोर्स। हम लोग किस में इंटरेस्टेड है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा, मेरी इनकम कब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी? 3 कंडीशन आपको फुलफिल करना है। आपके पास या तो बिल्डिंग होना चाहिए, सिर्फ बिल्डिंग होगी तो चलेगा? चलेगा। अच्छा, बिल्डिंग और जमीन लगी हुई है तो चलेगा? हाँ चलेगा। अच्छा, सिर्फ जमीन होगी तो चलेगा? सिर्फ जमीन होगी तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। अगर आपके पास सिर्फ जमीन है, वो आप लेट आउट कर रहे हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो हम लोग अदर सोर्स में देख लेंगे। दूसरी कंडीशन, मुझे उस बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनिंग देयरटू का मालिक होना चाहिए, ओनर। ओनर, और अगर मैं ओनर के तौर पे वो बिल्डिंग होल्ड कर रहा हूं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, मैं अगर किसी से रेंट पर लेकर रेंट पे दे रहा हूं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, वो फिर से आईएफओएस में चला जाएगा। सबलेटिंग यहां पर नहीं कवर्ड है, क्योंकि सबलेटिंग में आप ओनर नहीं रहते हो ना, आप मिडल मैन हो। आपने किसी ओनर से रेंट पे लेकर दूसरे को रेंट पे चढ़ा दिया, आप सिर्फ मार्जिन के साथ खेल रहे हो। 10,000 में लिया, 12,000 पे चढ़ा दिया रेंट पे, 2,000 रुपया कमा रहे हो आप, तो वो आपकी सबलेटिंग यहां पर नहीं आई। तीसरा, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आप बिजनेस के लिए नहीं यूज करना चाहिए। आप अगर अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो हम उसके ऊपर आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि आप यूज कर रहे हो ना अपने बिजनेस के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, गवर्नमेंट ने सारी हाउस प्रॉपर्टी को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? 3 कैटेगरी में। ठीक है, 3 कैटेगरी। पहला एलओपी, सॉरी पहला मैंने एसओपी बोला था। ठीक है, एसओपी। एसओपी मतलब क्या? गवर्नमेंट दो, मैक्सिमम 2 एसओपी अलाउ करती है। अगर आप के पास बहुत सारे घर है, मैक्सिमम 2 घर गवर्नमेंट बोलेगी एसओपी। ठीक है, उसका गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी। हाँ, उसके बाद एलओपी। एलओपी मतलब जो आपने एक्चुअल में लेट आउट किया है, एक्चुअल लेट आउट। और उसके बाद डीएलओपी। डीएलओपी मतलब जो आपके एक्चुअल में लेट आउट नहीं है, ठीक है, एम्प्टी है, एम्प्टी हाउस, बट आफ्टर 2 हाउस, आफ्टर 2 हाउसेस। 2 हाउस तो गवर्नमेंट ने माफ किया है ना आपको। 2 घर से ज्यादा अगर एम्प्टी है आपके, ठीक है, कितने से ज्यादा एम्प्टी है? 2 घर से ज्यादा एम्प्टी है, तो गवर्नमेंट उसको डीएलओपी मानती है। गवर्नमेंट मानती है हम माने ही नहीं, आपने लेट आउट नहीं किया। हम पागल थोड़ी बैठे, आपके पास 10 घर है, 10 घर है, आप क्या खाली बैठ हो गए ऐसे ही सारे के सारे? पागल थोड़ी हो, आप उसको लेट आउट करते हो, हमको बताते नहीं हो। आप उसको लेट आउट करते हो, आप कैश में रेंट ले लेते हो, हमको बताते नहीं हो, हम उसको डीम टू बी लेट आउट मानेंगे। ठीक है, अब एसओपी के अंदर कैलकुलेशन में कुछ खास नहीं है, जो भी है वो डीएलओपी और एलओपी में। एलओपी में आपको क्या करना है, वो पूरा फॉर्मेट
जीएवी से शुरू करना है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तक पहुंचना है, और बीच में आपको कितने डिडक्शंस मिलने वाले हैं? 3 डिडक्शंस। तीन चीज आप लेस करोगे। पहले आप म्युनिसिपल टैक्स लेस करोगे, उसके बाद आप क्या लेस करोगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% फ्लैट, और उसके बाद आप क्या लेस करोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं वो कल पढ़ेंगे। सर जीएवी कैसे? पूरा टारगेट जीएवी का, यहां और यहां जीएवी सेम ही है, बस यहां पर आपको एक्चुअल रेंट का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करना है क्योंकि एक्चुअल रेंट है नहीं। तो जीएवी एमएफसी, एमएफसी जो हमने देख लिया, सबसे पहले म्युनिसिपालिटी की वैल्यू ले लो और फेयर रेंट ले लो। म्युनिसिपालिटी की वैल्यू मतलब जो म्युनिसिपालिटी वाले उसका रेंट समझते हैं कि कितना होना चाहिए। उसके बाद फेयर रेंट मतलब अपने बगल वाले से पूछ लो कितना रेंट है, मार्केट वैल्यू। बगल वाले से मत पूछो, आसपास में कहीं भी पूछ सकते हो जो आपके एरिया में आपके जैसा घर है, ठीक है। तो आप फेयर रेंट ले लो, दोनों में से जो हायर है, स्टेप नंबर 3। उसके बाद आप स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो, दोनों में से जो लोअर है, स्टेप नंबर 5। उसके बाद आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करो, विच एवर इज हायर। पहले हायर, फिर लोअर, फिर हायर। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे, ठीक है। रोज रिवाइज करते रहो तो फटाफट याद हो जाएगा। अच्छा, जब आप एक्चुअल रेंट लेते हो तो उसमें आप क्या लोगे? जो रेंट मिला है वो भी लोगे, जो रेंट मिलने वाला है वो भी ले लोगे। लेकिन अगर कोई अनरियलाइज रेंट है, कैसा रेंट है? अनरियलाइज रेंट, तो वो आप एक्चुअल रेंट से लेस कर दोगे। क्यों लेस कर दोगे? क्योंकि जब उतना रेंट मिला ही नहीं है तो उस पर टैक्स क्यों भरूं मैं? लेकिन अनरियलाइज रेंट के लेस करने के कुछ कंडीशन, सबसे पहले तो आपका केस बोनाफाइड होना चाहिए, जेन्युइन केस। फिर आप उस असेसी को जिसको आपने रेंट पे दिया है उसको अपनी दूसरी प्रॉपर्टी रेंट पे मत दे देना, ठीक है। प्लस उसको हकाल के निकाल दो अपनी प्रॉपर्टी से, और आपने उसके अगेंस्ट एक लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में अभी अभी मैंने बोला तो आपको पता ही होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में भी मैंने अभी आपको बोला ना। ये सबको समझने के लिए बेटा सब्र करना पड़ेगा, आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आसान लगेगा। कोई कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है इनकम टैक्स, एकदम आसान है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर अपना लेक्चर रोक देता हूँ, नहीं तो आपके लिए बहुत हैवी हो जाएगा। बाकी की चीजें मैं कल के लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। आपसे बस एक ही विनंती करता हूं, एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहिए कॉन्स्टेंटली। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय ऑल ऑफ यू।